हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जेईई मेन 2023 की जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं। तो ऐसे में आप लोगों की हेल्प के लिए मैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं। हमने ईरर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लिया है। आज हम देखने वाले हैं 1D मोशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्यारे बच्चों। तो 1D मोशन से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है प्यारे बच्चों। और इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन और ग्राफिकल क्वेश्चन। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है एग्जाम में, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। और ज्यादातर संभावना इसमें ये पाई जा रही है, हमने ये देखा, एनालाइज किया पेपर्स को, तो हमने ये देखा कि इसमें क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं, नए क्वेश्चंस की जगह इसमें क्वेश्चन रिपीट करके बनाए जा रहे हैं। इसलिए प्यारे बच्चों इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो आपको बिल्कुल करना ही करना है, बिल्कुल छोड़िएगा मत प्यारे बच्चों। तो चलिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। काफी पीछे से क्वेश्चंस को हम लेना शुरू करेंगे, लगभग 2006 से क्वेश्चन को हम लेना शुरू करेंगे और 2022 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इतना पीछे से क्वेश्चंस मैं इसीलिए ले रहा हूं प्यारे बच्चों, क्योंकि मैंने देखा है कि इस टॉपिक में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और 2006 से 2013-14 तक के क्वेश्चंस को ज्यादा रिपीट किया जा रहा है। इसलिए मैंने 2006 से क्वेश्चन को लेना शुरू किया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, देखिएगा ये 2006 का क्वेश्चन है, आप भी पढ़िए मैं भी पढ़ता हूं और फिर मिलकर के सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यही जो क्वेश्चन है, ये जो 2006 वाला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन 2019 में फिर आपको मिलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए पार्टिकल लोकेटेड एट x is equal 0 at time t is equal 0 starts moving along with the positive x direction with a velocity v that varies as v is equal a root x. The displacement of the particle varies with the time h. तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। और यहां पर देखिएगा इन्होंने क्या कहा है, तो देखिए यहां पर उन्होंने कहा कि एक पार्टिकल है जो t बराबर 0 पर x बराबर 0 से गति करना शुरू करता है और ये किधर की ओर चलना शुरू करता है, तो प्यारे बच्चों ये पॉजिटिव x एक्सिस की ओर चलना शुरू करता है और वेलोसिटी v से चलना शुरू करता है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन ये जो वेलोसिटी v है प्यारे बच्चों, ये a रूट x के हिसाब से वेरी कर रही है। मतलब x के हिसाब से किस तरीके से v वेरी करेगी, इसके लिए ये रिलेशन इन्होंने दिया है प्यारे बच्चों। तो vx में इन्होंने एक रिलेशन दे रखा है और हमसे पूछा ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का वो टाइम के साथ किस तरीके से वेरी करेगा। तो ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो कुल मिलाकर के हमारे पास vx में रिलेशन है और हमें xt में रिलेशन फाइंड करना होगा। जब हमारे पास xt में रिलेशन आ जाएगा तो हम ये बता पाएंगे कि जो x है वो टाइम के साथ कैसे परिवर्तित हो रहा है, कैसे वेरी कर रहा है। अब एक चीज समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो x है ये पोजीशन है। ठीक, हमको पोजीशन किस तरीके से टाइम में डिपेंडेंट है ये नहीं बताना, बल्कि हमें ये बताना है कि डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से टाइम में डिपेंडेंट है। लेकिन अगर एक चीज आप देखो तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट प्यारे बच्चों क्या होगा, x2 माइनस x1 यही होगा। ठीक है, लेकिन जो x1 है वो तो 0 है। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि t बराबर 0 पर ये x बराबर 0 से शुरुआत करता है, तो x1 तो 0 है। तो जो x2 होगा यानी किसी टाइम पर पार्टिकल की जो पोजीशन होगी वही प्यारे बच्चों उसके लिए डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के पोजीशन और टाइम जिस तरीके से रिलेशन बताएंगे उसी तरीके का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में भी होगा। इसलिए पोजीशन जिस तरीके से टाइम में डिपेंडेंट होगी उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी टाइम में डिपेंडेंट होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो v है इसको प्यारे बच्चों हम dx/dt लिख सकते हैं। ये सारी बातें आप लोग जानते हो, v को dx/dt लिखा जा सकता है, ऐसा आप जानते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब यहां से ये जो रूट x है ये dx के नीचे ले आते हैं हम लोग। ठीक है, रूट x को dx के नीचे इसलिए ले आए हैं प्यारे बच्चों ताकि हम चीजों को इंटीग्रेट कर पाए। चलिए ठीक है, चलिए यहां से देखिए यहां पे लिमिट ध्यान से लगाइएगा। t बराबर 0 पर पार्टिकल x बराबर 0 पर है, इसलिए t बराबर 0 पर पार्टिकल को x बराबर 0 की वैल्यू दी जाएगी और t बराबर t पर हमको पता नहीं है, ये हमको पता करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहीं पे कर ले या आगे कर ले, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 2 रूट x। ठीक है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों कहां से कहां तक की वैल्यू है डालनी है, 0 से x तक की वैल्यू आपको यहाँ पे लेनी है। और देखिए इधर मिलेगा at, ठीक, इधर तो इतना ही मिल जाएगा। चलिए इसको और अधिक सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर मिलेगा 2 रूट x, यही मिल जाएगा ना, बिल्कुल यही मिल जाएगा। और इधर मिलेगा at और इसको सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा, रूट x इज इक्वल at/2। और यहाँ पे हमें xt में रिलेशन चाहिए, ना कि रूट x और t में रिलेशन चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हम इस पूरे इक्वेशन का स्क्वायर कर लेते हैं। तो चलिए x इज इक्वल मिल जाएगा आपको a² t² अपॉन में
4 प्यारे बच्चों। तो यहां से ये देखा जा सकता है जो x है वो टाइम t के साथ कैसे वेरी करेगा। तो प्यारे बच्चों ये टी स्क्वायर के हिसाब से वेरी करेगा। तो यहां पर देखिएगा जिस भी ऑप्शन में टी स्क्वायर है वही सही होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों ये रहा इस क्वेश्चन का जवाब। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। A body is at rest at x is equal 0 at t is equal 0 it starts moving in the positive x direction with a constant acceleration। तो इसको थोड़ा सा हम बोर्ड पर भी बनाकर देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि एक बॉडी है जो किसी पॉइंट पर t बराबर 0 पर x बराबर 0 पर है। ठीक है, किसी पॉइंट पर t बराबर 0 पर x बराबर 0 पर है। अब क्या है, ये पॉजिटिव x एक्सिस की ओर चलना शुरू करती है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। ठीक है, तो इनिशियली तो ये रेस्ट पर थी। अब क्या हुआ, ये प्यारे बच्चों पॉजिटिव x एक्सिस की ओर चलना शुरू करती है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। कैसे? कांस्टेंट एक्सीलरेशन से प्यारे बच्चों, ऐसा इन्होंने कहा। अब देखिए आगे क्या कहा। एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉडी पासेस थ्रू x बराबर 0 मूविंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद ए कांस्टेंट स्पीड। मतलब जिस क्षण ये चलना शुरू करती है सेम उसी इंस्टेंट पर एक और बॉडी इसी पॉइंट से पास करती है, लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड से पास कर रही है, वो कांस्टेंट स्पीड से चल ही रही है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसको थोड़ा सा दूर बनाकर देख लेते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट पर इसको थोड़ा है तो एक ही पॉइंट उसी पॉइंट से पास कर रही है ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन थोड़ा हमने दूर दूर बना लिया समझने के लिए। ठीक है, समझने के लिए। तो प्यारे बच्चों एक दूसरी बॉडी है जो सेम उसी इंस्टेंट पर इससे पास करती है जिस इंस्टेंट पर ये चलना शुरू करता है, पहला वाला। ठीक, तो दूसरी जो बॉडी है उसी इंस्टेंट पर पास करती है यहीं से। और प्यारे बच्चों इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड है, यानी कि इसमें कोई एक्सेलरेशन वाली बात नहीं है। और ये भी प्यारे बच्चों उसी डायरेक्शन में चल रहा है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर ही चल रहा है, ऐसा इन्होंने कहा। अब देखिए आगे इन्होंने क्या कहा। द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज गिवन बाय x1 t आफ्टर टाइम t। मतलब जो फर्स्ट बॉडी है उसकी पोजीशन टाइम t के बाद किससे बताई जा रही है? टाइम t के बाद x1 t से बताई जा रही है। x1 t क्या बताएगा? टाइम t के बाद पहले वाले पार्टिकल की पोजीशन क्या है बच्चों। अब देखिए आगे उन्होंने क्या कहा। एंड दैट ऑफ द सेकंड बॉडी बाय x2 t आफ्टर द सेम टाइम इंटरवल। आफ्टर सेम टाइम इंटरवल, यानी कि अगर टाइम t के बाद ये पोजीशन है तो टाइम t के ही बाद इसकी जो पोजीशन है प्यारे बच्चों वो x2 t से दिखाई जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। अब देखिए which of the following graphs correctly describes x1 minus x2 as a function of time t। मतलब जो नीचे ग्राफ बने हुए हैं क्वेश्चन में उनमें से कौन सा ग्राफ x1 माइनस x2 को एज द फंक्शन ऑफ टाइम t सही बता रहा है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करके x1 माइनस x2 को एज द फंक्शन ऑफ टाइम t प्राप्त करना होगा और उसी फंक्शन को देख करके, उसी रिलेशन को देख करके, उसी इक्वेशन को देख करके फिर हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा ग्राफ बनना चाहिए प्यारे बच्चों। तो चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना कुछ कठिन बात नहीं है। एक चीज देख लीजिए, x1 क्या है। x1 प्यारे बच्चों किसी टाइम t पर इसकी पोजीशन है, यानी पहले वाले पार्टिकल की पोजीशन। x2 क्या है, किसी टाइम t पर दूसरे वाले पार्टिकल की पोजीशन है प्यारे बच्चों, है ना, है कि नहीं। तो x1 माइनस x2 क्या बताएगा, दूसरे वाले पार्टिकल के रिस्पेक्ट में x1 की पोजीशन को बताएगा। x1 माइनस x2 तो यही बताएगा ना प्यारे बच्चों। तो चलिए देखिए यहां पर x1 क्या हो जाएगा, किसी टाइम t पर जो x1 है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें इनिशियल स्पीड तो 0 थी और इसका जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रही है। तो किसी टाइम t पर इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 1/2a_t², यही हो जाएगी, बिल्कुल यही हो जाएगी। अब देखिए इसके लिए अगर पोजीशन निकाले किसी टाइम t पर तो इसमें एक्सीलरेशन तो है नहीं, इसमें कांस्टेंट स्पीड बनी हुई है या कांस्टेंट वेलोसिटी इसकी बनी हुई है, ऐसा मैं कह सकता हूं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी फिक्स है और मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी बोल दो या कांस्टेंट स्पीड तो बोल ही सकते हो, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स ही है। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो इसकी पोजीशन किसी टाइम t पर क्या हो जाएगी, तो v × t, क्योंकि इसकी स्पीड क्या बनी हुई है, कांस्टेंट बनी हुई है। तो इस तरीके से किसी टाइम t पर इसकी पोजीशन ये हो गई और किसी टाइम t पर इसकी पोजीशन ये हो गई। तो इनके पोजीशन का अंतर, इनके पोजीशन का जो डिफरेंस है वो टाइम पर कैसे डिपेंडेंट है, यही तो हमको देखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी x1 माइनस x2 की वैल्यू हम देख लेते हैं। तो x1 क्या है, x1 प्यारे बच्चों आया है अपने पास 1/2a_t² और x2 क्या है, तो x2 प्यारे बच्चों ने निकाला bt। ठीक, तो bt लिखो।
ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए x1 माइनस x2 टाइम t पर किस तरीके से डिपेंडेंट है, उसके लिए ये इक्वेशन हमने फाइंड किया। तो इसी इक्वेशन से अब हमें पता चल जाएगा कि जो ग्राफ है वो कैसा होना चाहिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा, यहाँ पे पैराबोला बनेगा क्योंकि t के पावर में 2 है, t स्क्वायर का टर्म यहाँ पर बना हुआ है, इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे पैराबोला तो बनना निश्चित है। अब किस प्रकार का पैराबोला होगा ये भी पहले हम देख लेते हैं। तो एक चीज देख लीजिएगा, इसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर ओपनिंग अप पैराबोला बनने वाला है। अब एक चीज समझ लीजिएगा, हमारे पास पैराबोला की जो बेसिक इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, y इक्वल ax² प्लस bx प्लस c, ऐसी होती है। अब प्यारे बच्चों अगर ये कोफिशिएंट जो है ये पॉजिटिव हुआ तो ओपनिंग अप पैराबोला बनता है, अगर ये नेगेटिव हुआ तो प्यारे बच्चों ओपनिंग डाउन पैराबोला बनता है। तो यहाँ पर ओपनिंग अप पैराबोला बनने वाला है क्योंकि इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, सबसे पहली बात। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो ग्राफ है प्यारे बच्चों आपको ध्यान से बनाना है, चलिए बनाते हैं। x1 माइनस x2 वर्सेस टाइम का ग्राफ हमको प्राप्त करना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ओपनिंग अप पैराबोला बनने वाला है, लेकिन एक चीज देखिएगा, इसकी स्पीड इनिशियली जीरो थी, इनिशियली क्या थी, जीरो थी, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन था। तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड को क्या करेगा, बढ़ाएगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। लेकिन इसमें इनिशियली भी स्पीड है, क्या है, v, और यही स्पीड इसकी बनी हुई है। तो प्यारे बच्चों इसकी इनिशियल स्पीड जीरो थी, इसमें इनिशियल स्पीड थी, इसलिए क्या होगा कि शुरू में क्या होगा कि दूसरा वाला जो पार्टिकल है ना वो पहले वाले पार्टिकल से आगे निकल जाएगा, क्योंकि इसके पास स्पीड थी, इसके पास स्पीड नहीं थी। लेकिन अब इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है। ठीक, तो जब ये धीरे धीरे स्पीड इसकी बढ़ेगी तो धीरे धीरे ये इसको फिर से प्राप्त करेगा। ठीक, तो इनिशियली तो क्या होगा, शुरू में कुछ देर तक तो x2 वाला जो पार्टिकल है, यानी दूसरे वाला जो पार्टिकल है वो ज्यादा आगे होगा x1 की अपेक्षा, यानी पहले वाले पार्टिकल की अपेक्षा। ठीक, तो पहले तो वो आगे होगा, लेकिन फिर पहले वाला जो पार्टिकल है वो अपनी स्पीड को बढ़ाता हुआ उसको फिर से प्राप्त कर लेगा और एक समय के बाद वो उससे आगे निकल जाएगा। तो यहां पर एक चीज देखिएगा कि कुछ देर तक जब तक ये जो बीटी है ये इस वैल्यू से ज्यादा होगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिल्कुल नेगेटिव मिलेगी। तो कुछ देर तक जब ये इसके बराबर नहीं हो जाता जब तक, ठीक, और एक इंस्टेंट पर ये आपस में बराबर हो जाएंगे, उस समय क्या होगा, ये वैल्यू मिलेगी, जीरो मिलेगी। क्यों, क्योंकि जब ये एक ही पोजीशन पर पहुंच जाएंगे तो दोनों की पोजीशन सेम है, इसलिए जो इनका डिफरेंस होगा वो तो जीरो होना चाहिए, इसलिए प्यारे बच्चों ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसके बाद क्या होगा, ये वैल्यू बड़ी होने लगेगी और कंटिन्यूअसली फिर पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती जाएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू फिर मिलेगी। तो देखिए एक चीज देखिएगा, शुरू में तो नेगेटिव वैल्यू ही मिलनी है, तो एक चीज देखिएगा, जो ग्राफ है वो ऊपर से बनना शुरू नहीं होगा, नीचे की ओर बनना शुरू होगा, क्योंकि शुरू में नेगेटिव वैल्यू चाहिए। अब एक चीज देख लीजिएगा, ये जीरो से बनना शुरू होगा या कहीं और से, तो जीरो से ही बनना शुरू होगा, क्योंकि जिस इंस्टेंट पर ये चलना शुरू करता है उसी इंस्टेंट पर ये भी इसी पॉइंट से पास करता है। तो मोशन स्टार्टिंग के टाइम में दोनों सेम पॉइंट पर है, दोनों सेम पॉइंट पर है। तो x1 और x2 की वैल्यू क्या है, सेम है क्योंकि सेम पॉइंट पर है। तो इनिशियली क्या है इनकी वैल्यू x1 माइनस x2 की जीरो है क्योंकि सेम पॉइंट पर है, तो जीरो से ही शुरू होगा और नीचे की ओर बढ़ना शुरू होगा, ना कि ऊपर की ओर, क्योंकि इनिशियली नेगेटिव वैल्यू मिल रही है नीचे की ओर। और ओपनिंग अप पैराबोला होना चाहिए, तो ओपनिंग अप पैराबोला होगा और एक इंस्टेंट पर प्यारे बच्चों ये दोनों आपस में बराबर होकर के फिर से जीरो देंगे, क्योंकि ये फिर इसके बराबर हो जाएगा, यानी फिर से ये एक सेम पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद ये वैल्यू जीरो ज्यादा होने लगेगी और कॉन्टिन्यूसली फिर ये ज्यादा होती जाएगी, तो पॉजिटिव वैल्यू ही फिर आगे मिलती जाएगी। तो कुल मिलाकर के ऐसे फिर पॉजिटिव वैल्यू ये प्राप्त करने लगेगा। तो ऐसा ग्राफ प्यारे बच्चों जिस भी फिगर में दिया होगा वही सही होगा, जिस भी ऑप्शन में होगा। तो आप देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने बताया कि 1D मोशन के क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि ये क्वेश्चन इस साल रिपीट हो सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, एक बार और इसको सॉल्व करके खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा। ऐसे और क्वेश्चंस मिले तो उनको भी खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये रहा इस क्वेश्चन का सलूशन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये काफी इजी सा क्वेश्चन है, तो चलिए जल्दी से इसको करेंगे। देखिएगा, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इक्वल v नॉट प्लस gt प्लस ft स्क्वायर इफ इट्स पोजीशन इज x बराबर 0 और t बराबर 0, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम t इज, मतलब टाइम t इक्वल 1 सेकंड के बाद यूनिट टाइम का मतलब क्या है, 1 सेकंड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो t बराबर 1 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये हमें बताना है, और ये बताया गया है कि t बराबर 0 पर जो पार्टिकल था वो x बराबर 0 पर था, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमको दिया गया है वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन दिया गया है, तो कैसा रिलेशन है, तो ये है v इक्वल v नॉट प्लस gt प्लस
एफ टी स्क्वायर। तो ऐसा रिलेशन है और हमको प्यारे बच्चों एक्स टी में रिलेशन चाहिए होगा क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है किसी टाइम पर। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि v को हम लिख सकते हैं क्या, v को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt, ऐसा लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो v को हमने dx अपॉन dt लिख लिया और इधर जैसा का जैसा दिया था वैसा ही हमने लिख लिया प्यारे बच्चों। ठीक, इसको हमने वैसा ही लिख लिया। चलिए dt को उधर ले जाइए, dt को उधर ले जाइए या डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेशन आप करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करते हुए हम लिखेंगे या फिर एक बार और कर लेते हैं, बाद में इंटीग्रेट करेंगे चीजों को। ठीक प्यारे बच्चों, ऐसा होगा, ये कैसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा और ये कैसा होगा, ये प्यारे बच्चों ऐसा हो जाएगा। अब टाइम t बराबर 0 पर, टाइम t बराबर 0 पर इन्होंने बोला है कि जो x है वो 0 है और टाइम t पर हमको पता नहीं है, तो टाइम t पर प्यारे बच्चों हम कुछ मान लेते हैं कि ये x पर है। तो चलिए प्यारे बच्चों, जो x मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, जरा देखिएगा, ये हो जाएगा v नॉट t यहाँ पर है और यहाँ पे जी टी क्यूब बाई 3 ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये देखिएगा थोड़ा सा हमने गड़बड़ करी है, यहाँ पे जी टी है, यहाँ पे टी स्क्वायर हमने कर लिया है, तो स्क्वायर का टर्म हटा लीजिए, तो उस हिसाब से यहाँ पे टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे टी क्यूब बाई 3, टी क्यूब बाई 3। तो ये रहा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे एक्स और टी में रिलेशन। अब देखिएगा हमसे क्या पूछा गया है, हमको t बराबर 1 सेकंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक प्यारे बच्चों, तो एक चीज देख लीजिएगा, ये पोजीशन और टाइम में रिलेशन है लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम में भी यही रिलेशन होगा क्योंकि प्यारे बच्चों जो इनिशियल पोजीशन है वो 0 है, टाइम t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां पर था, x बराबर 0 पर। इसलिए प्यारे बच्चों अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे कि अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया हुआ था। तो इनिशियल पोजीशन 0 है, इसलिए प्यारे बच्चों जो फाइनल पोजीशन होगी वही उसके लिए डिस्प्लेसमेंट भी होगी, तो जो पोजीशन टाइम का ग्राफ होगा वही डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनेगा, वही उसमें रिलेशन भी होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों एक चीज देख लीजिएगा, अगर मुझे टाइम t बराबर 1 सेकंड पर बताना है तो 1 सेकंड रखिए, t बराबर देखिए b नॉट हो जाएगा 1 रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा g बाई 2 और ये प्यारे बच्चों हो जाएगा f बाई 3, ऐसा हो जाएगा। तो देखिएगा ये वैल्यू किस ऑप्शन में दी गई है वही आपके लिए सही आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं, तो मिला लीजिएगा जिस भी ऑप्शन में। चलिए प्यारे बच्चों अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, यही इसका सलूशन रहा। चलिए प्यारे बच्चों एक और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे बच्चों ध्यान से इसको पढ़ते हैं। कंसीडर ए रबर बॉल फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट h इज इक्वल 4.9 मीटर onto a horizontal elastic plate. Assume that the duration of collision is negligible and the collision with the plate is totally elastic. Then the velocity as a function of time and the height as a function of time will be. तो एक बार और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि एक इलास्टिक हॉरिजॉन्टल प्लेट है, एक इलास्टिक हॉरिजॉन्टल प्लेट है, इस पर प्यारे बच्चों एक रबर बॉल को फ्री फॉल करने के लिए छोड़ दिया जाता है और कहां से छोड़ा जाता है तो h इक्वल 4.9 मीटर से छोड़ा जाता है। अब इन्होंने कहा कि जब ये नीचे आएगी और इससे कोलाइड करेगी तो यहाँ पर जो कोलिजन है वो प्यारे बच्चों टोटली इलास्टिक है या इसी को बोल सकते थे परफेक्टली इलास्टिक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कोलिजन के दौरान इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। इसका मतलब यही हुआ कि कोलिजन के जस्ट पहले इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी रही होगी वही कोलिजन के जस्ट बाद भी इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, या मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूं तो ऐसा भी बोल सकता हूं कि कोलिजन के जस्ट पहले इसकी जो भी स्पीड रही होगी वही स्पीड कोलिजन के जस्ट बाद भी ये प्राप्त कर लेगा प्यारे बच्चों। ठीक, तो ये इसका मतलब हुआ। और कोलिजन का जो टाइम है वो नेग्लिजिबल है, ऐसा भी क्वेश्चन में बोला गया है। अब हमसे ये पूछा गया है कि इस बॉल की जो भी वेलोसिटी होगी उसका जो ग्राफ दिखेगा टाइम के साथ वो कैसा होगा और जो इसकी हाइट होगी टाइम के साथ वो कैसे दिखेगी ग्राफ में, ये भी हमको बताना है। तो चलिए प्यारे बच्चों दो ग्राफ हमको बनाने पड़ेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और हाइट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो चलिए प्यारे बच्चों बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बनाने की कोशिश प्यारे बच्चों करेंगे। अब एक चीज डायरेक्शन को इसकी पॉजिटिव बताई गई है, इसका मतलब ऊपर की ओर की डायरेक्शन को इन्होंने पॉजिटिव माना है। अगर ऊपर की ओर की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो नीचे की ओर की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या होगी प्यारे बच्चों, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पर जब इसको छोड़ा गया होगा तो इसकी इनिशियल स्पीड तो 0 रही होगी, यानी t बराबर 0 पर इसकी स्पीड 0 रही होगी। इसका मतलब ये जो ग्राफ शुरू होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का वो 0 से बनना शुरू होगा, मतलब इस पॉइंट से बनना शुरू होगा 0 0 से, क्योंकि t बराबर 0 पर
वेलोसिटी कैसी थी, 0 थी। ठीक, तो t0 पर वेलोसिटी 0 थी, इसलिए 0 0 से बढ़ना शुरू होगा पहली बार। और एक और बात ये कि जब ये चलना शुरू करेगा तो प्यारे बच्चों इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा नीचे की ओर, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में चलना शुरू कर रहा है। इसलिए यहां से यहां तक, यानी पहले टक्कर के दौरान जब ये चलना शुरू करेगा, उससे पहले टक्कर के दौरान इसकी जो वेलोसिटी वो नेगेटिव बनी हुई है, इसलिए इस ड्यूरेशन में इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस लाइन के नीचे बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव चाहिए, ना कि इसके ऊपर, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं है। समझ पाए मेरी बात को? मेरी बात को एक बार और सुनिए। यहां से यहां तक में जो भी टाइम है उस दौरान इसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए उस टाइम के दौरान जो ग्राफ बनेगा वो इस लाइन के नीचे बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है। इस लाइन के ऊपर नहीं बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं है। ठीक, इस बात को समझ लीजिएगा। तो इस लाइन के नीचे ही बनाना है ग्राफ। अब कैसा बनाना है वो भी देख लें। तो प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक किसी भी टाइम पर अगर मैं आपसे इसकी वेलोसिटी पूछूं तो आप क्या लिखोगे? आप यही लिखोगे v इज इक्वल माइनस जी टी, क्योंकि u तो इसके लिए 0 है ना। ये क्वेश्चन है ये वाला, v इज इक्वल यू प्लस ए टी वाला, ये वाला प्यारे बच्चों। तो u तो इसके लिए 0 था और a इसके लिए क्या होगा, माइनस जी। अब माइनस जी क्योंकि इसलिए क्योंकि जो g है वो नीचे की ओर काम कर रहा होगा, हमेशा g नीचे ही लगता है, और नीचे की ओर की जो डायरेक्शन है वो हमने नेगेटिव मानी है, इसलिए g को हम माइनस साइन के साथ लिख देंगे। तो कुल मिलाकर के यहां से यहां तक के लिए इसकी वेलोसिटी इस तरीके से लिखी जाएगी प्यारे बच्चों। अब ये इक्वेशन अगर हम देखें तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करेगी। और मैंने बोला भी कि जो ग्राफ बनना शुरू होगा वो ओरिजिन से ही बनना शुरू होगा। ठीक, तो यहां से भी आप देख सकते हो कि ओरिजिन से ही ग्राफ बनना शुरू होगा। अब दूसरी बात कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो नेगेटिव है और कितना है, माइनस जी। तो नेगेटिव स्लोप लेते हुए हमें स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ऐसे प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, समझ लीजिएगा। तो यहाँ ये किस टाइम तक बनेगा, जब तक इसमें कोलिजन नहीं हो जाता, या आप इस टाइम को ऐसे निकाल भी सकते हो। ठीक है, ऐसे 2h/g ऐसे निकाल भी सकते हो, ऐसे इसको निकाल भी सकते हो प्यारे बच्चों। तो ये टाइम कितना हो जाएगा, 2 × h कितना है 4.9, और प्यारे बच्चों g कितना होता है 9.8। तो कुल मिलाकर के 4.9 से ये कितना बार चला जाएगा, 2 बार, और 2 से 2 तो कुल मिलाकर 1। तो 1 सेकेंड तक ऐसा ग्राफ बनेगा प्यारे बच्चों। ये जो टाइम होगा ना, ये 1 सेकेंड का टाइम होगा, 1 सेकेंड का। ठीक, अब देखिए कोलिजन के जस्ट पहले मान लीजिए कि इसकी स्पीड कुछ v डैश रही है, कुछ v डैश रही है, और डायरेक्शन इसके चलने की नीचे की ओर रही होगी जस्ट पहले। जस्ट बाद भी प्यारे बच्चों की v डैश की ही स्पीड प्राप्त करेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि टक्कर परफेक्टली इलास्टिक है, टोटली इलास्टिक है। ठीक, तो इसकी स्पीड तो v डैश ही रहेगी और चलने की डायरेक्शन बदल जाएगी, अब ये ऊपर की ओर चलेगा। तो टक्कर के जस्ट बाद के लिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा जरा देखिएगा। अब ये ऊपर चलेगा, ऊपर चलने का मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए अब जो ग्राफ बनेगा वो इस लाइन के ऊपर बनेगा, ना कि नीचे, क्योंकि इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। ठीक है, एक चीज समझ लीजिए। और दूसरी बात, इस बार 0 से बनना नहीं शुरू होगा, यानी कि इस लाइन से स्टार्टिंग नहीं होगी ग्राफ की, क्योंकि इस बार इसमें कुछ इनिशियल स्पीड है, v डैश इसकी इनिशियल स्पीड है। पहले इनिशियल स्पीड 0 थी, इसलिए 0 वाले लाइन से बनना शुरू होगा। इस बार 0 वाले लाइन से बनना शुरू नहीं होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों v डैश से बनना शुरू होगा। तो देखिए v डैश कौन सी स्पीड है, यही जो स्पीड इसने यहां तक में प्राप्त करी थी वही स्पीड प्राप्त करेगा सेम इसी इंस्टेंट पर। क्यों? क्योंकि टक्कर का जो टाइम है वो निग्लिजिबल बताया गया है, तो इसी टाइम पर मैंने बोल दिया कि ये वाली स्पीड भी है, इसी टाइम पर ये स्पीड ही है, और डायरेक्शन बदल चुकी है। ठीक, तो स्पीड वही होगी जो यहां पर प्राप्त किया, लेकिन डायरेक्शन बदल गई। अब यही स्पीड इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल जाएगी। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा अब पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर से बढ़ना शुरू होगा। ठीक, यहां से इसी के जस्ट ऊपर से अगर हम टाइम को निग्लेक्ट कर दें कोलिजन के तो। लेकिन यहां से इन्होंने जैसे कि मतलब ऑप्शन में जो भी ग्राफ दिए गए वो जस्ट इसके ऊपर से शुरू नहीं किए गए, वो कर सकते थे, अगर वो करते तो भी ग्राफ सही माने जाते। लेकिन कोलिजन के टाइम को उन्होंने निग्लेक्ट तो किया, लेकिन पूरी तरह से निग्लेक्ट नहीं किया, थोड़ा सा उन्होंने मान लिया। थोड़ा सा मान लिया तो मतलब यह है कि अगर 1 सेकेंड में इसका टक्कर यहां हुआ, यहां तक आ गया, तो 1.0001 सेकेंड में ये ऊपर चलना शुरू हुआ, ऐसा मान सकते हैं। बहुत ही कम टाइम लिया इन्होंने टक्कर का, और उस कम टाइम को लेकर के इन्होंने थोड़ा सा आगे बनाना शुरू किया। मतलब जस्ट इसी इंस्टेंट पर ये ऊपर इन्होंने बनाना नहीं शुरू किया ग्राफ को, बल्कि थोड़ा सा आगे से बनाना शुरू किया है।
तो हम भी प्यारे बच्चों थोड़ा सा आगे से ही बनाना इसको शुरू करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे से बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। आप इसके ऊपर से भी बना सकते थे, लेकिन ग्राफ में किसी भी ऑप्शन में ऊपर से बनता हुआ नहीं नजर आ रहा, इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको भी टक्कर कर लेना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे से। अब देखिएगा यहां से चलना शुरू किया है, यहां तक आ रहा है, और यहां जैसे ही आ गया इसकी स्पीड फिर से 0 हो गई, ठीक है, इसकी स्पीड क्या हो गई, फिर से 0। तो कुल मिलाकर के इसकी स्पीड अब 0 प्राप्त करेगी, v डैश से 0 को प्राप्त करेगी, यानी कि 0 वाले लाइन की ओर इसका ग्राफ आएगा। अगर इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहे तो भी लिख सकते हो, कैसे, अगर यहां से यहां तक के लिए इसका इक्वेशन लिखूं और मैं पूछूं कि वेलोसिटी क्या होगी यहां से यहां तक किसी भी टाइम, तो आप ऐसे लिखोगे, इनिशियल स्पीड इसकी v डैश थी और इसके लिए एक्सेलरेशन माइनस g लगेगा इनटू t, यही लिखोगे। तो ये भी कैसी इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और इसका भी स्लोप प्यारे बच्चों माइनस g है, यानी नेगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप के साथ ये बनती हुई नीचे आएगी और स्ट्रेट लाइन बनेगी प्यारे बच्चों यहाँ पर, और ये 0 को ऐसे प्राप्त कर लेगी, किसी टाइम पर ये 0 को प्राप्त कर लेगी ऐसे। अब क्या होगा, इसके जस्ट बाद फिर ये नीचे आएगी, तो जैसा ग्राफ यहां से यहां तक आने में था फिर से वही ग्राफ बनेगा, क्योंकि देखिए फिर से इसको यहां से यहां तक आना ही है नीचे, तो बिल्कुल वही कंडीशन हो गई। तो जैसे ये ऐसे बना था ना, ऐसे ही यहां से बनता चला जाएगा, आगे इसी तरह से बनता चला जाएगा ऐसे, और ये फिर से इसी स्पीड को प्राप्त कर लेगा। फिर क्या होगा, जैसे ये फिर से इससे टक्कर किया तो फिर ऊपर चलेगा, इसी तरीके से जैसे यहां से यहां तक गया था, तो फिर ऐसा ही ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, तो यहां से यहां तक के लिए जैसा ग्राफ था ना, तो फिर यहां से यहां तक के लिए वैसा ही ग्राफ, यानी कि इसके ऊपर थोड़ा सा आगे इस टाइम को बढ़ाते हुए, इसके ऊपर से मत बनाएगा क्योंकि ग्राफ में इसके ऊपर से नहीं बनाया गया, थोड़ा सा टक्कर का टाइम उन्होंने लिया है, तो थोड़ा सा हम भी ले रहे हैं। तो फिर से वही ग्राफ ऐसा ग्राफ फिर से बना दो, ठीक, ऐसा ही आएगा यहां तक, ठीक, यहां 0 तक, और फिर जब ये नीचे गिरेगा ना तो फिर ऐसा ही ग्राफ बनेगा, तो फिर ऐसा ग्राफ, फिर इस लाइन को आगे बढ़ा दो ऐसे। तो ऐसा ही चलता रहेगा मेरे बच्चों, ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही ये चलता रहेगा, फिर से थोड़ा सा आगे करके फिर ऐसा चलता रहेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक। अब एक चीज समझ लीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर हाइट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, तो उसको मैं कहां पर बना लूं, उसको मैं कहां पर बना लूं, यहां पर ही इसके नीचे ही बना लेता हूं, थोड़ा सा मैं कम जगह पे बनाऊंगा तो थोड़ा समझ के चलिएगा। देखिए ये इसकी हाइट h है किसी टाइम t पर, ठीक, किसी टाइम t पर h को हमें बताना है ग्राफ के माध्यम से। तो एक बार समझिएगा, इनिशियली यानी t बराबर 0 पर इसकी हाइट मैक्सिमम हाइट है, कहां पर था, यहां पर था 4.9 मीटर पर, t बराबर 0 पर ये 4.9 मीटर है, इसलिए 0 से बनना शुरू नहीं होगा, ये 4.9 मीटर से बनना शुरू होगा, यानी कि यहां से बनना शुरू होगा। ये मान लीजिए 4.9 मीटर वाला पॉइंट है, तो प्यारे बच्चों यहां से बनना शुरू होगा ग्राफ, ठीक। अब ग्राफ बनेगा कैसे ये भी देखना है। तो एक चीज देखिएगा, अगर इस टाइम से इस टाइम तक मैं कहीं भी आपसे हाइट पूछूं ग्राउंड से या इस प्लेट से, तो आप क्या लिखोगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप ऐसा लिखोगे ना, जो मोशन वाला सेकेंड इक्वेशन है ना उसको लगाओगे ना, तो पोजीशन या h2 मान लो इसकी फाइनली हाइट होगी माइनस इसकी इनिशियल हाइट h1 इज इक्वल ut जो कि इनिशियली 0 थी माइनस हाफ g2², ऐसा इक्वेशन बनेगा। अब ये इनिशियली इसकी जो पोजीशन थी प्यारे बच्चों वो h थी या 4.9 मीटर थी, तो ये h थी और ये इधर आके इस पर ऐड हो जाएगा ऐसे। तो प्यारे बच्चों किसी टाइम t पर यहां से यहां तक के लिए अगर हाइट वर्सेस टाइम का ग्राफ देखना चाहे तो इस इक्वेशन को देख करके बनाएं। अब यहां पर देखिएगा टाइम स्क्वायर के टर्म में है तो पैराबोला का ग्राफ बनेगा, और इसका जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला आप लोग बनाओगे ऐसे। अब प्यारे बच्चों ये क्या है, ये किसी टाइम पर जब यहाँ आ गया तो इसकी जो हाइट है यहाँ से वो 0 हो गई, तो ये 0 को प्राप्त कर लिया। ये टाइम आप निकाल चुके हो 1 सेकेंड, आप निकाल चुके हो, तो ये 1 सेकेंड का टाइम है, ठीक। आप हर एक टाइम को प्राप्त कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दे दी गई थी, तो टाइम को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन टाइम को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ को हम केवल बना करके अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे, ठीक। तो चलिए प्यारे बच्चों अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, और ऊपर यहां से यहां तक जाने के लिए कभी मैं h पूछूं तो क्या लिखोगे, तो प्यारे बच्चों यहां से यहां तक जाने के लिए अगर मैं h पूछूं तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या लिख दोगे, u तो इनिशियली ये थी, क्या थी, v डैश t माइनस हाफ g2², यही लिखोगे ना, ठीक है, यही लिखोगे। इनिशियली इस बार तो क्या था, इनिशियली यहाँ पर जो हाइट है वो 0 थी, तो यहाँ h2 माइनस h1 नहीं लिखेंगे क्योंकि h1 तो 0 ही है, तो h2 जो हो गया वही है, h1 वाला टर्म तो यहाँ 0 है क्योंकि इनिशियली ये सरफेस पर ही है,
है ना। तो इसके लिए अगर मैं हाइट लिखूं किसी पॉइंट पर तो आप ऐसे ही लिखोगे, क्योंकि इसकी इनिशियल स्पीड तो ये थी -12 GT², ये भी लिखेंगे। तो यहाँ प्यारे बच्चों देखिएगा t² का टर्म है, इसलिए यहाँ भी पैराबोला बनेगा और इसका भी जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ भी ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। और अगर आप देखो तो ये पुनः उसी हाइट को प्राप्त करेगा जहां से ये आया था, तो ये उसी हाइट को प्राप्त करेगा, पुनः उसी हाइट को प्राप्त करेगा और ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे, ठीक। और फिर प्यारे बच्चों ऐसा ही ग्राफ बनेगा, क्योंकि फिर ये नीचे आएगा, तो अब नीचे जैसे यहां से यहां तक क्लिक कंडीशन थी वैसी ही कंडीशन फिर से मिल गई आपको, तो फिर ऐसा ही ग्राफ, यानी कि ये ऐसा आगे इसको कंप्लीट कर दो, ठीक है, ऐसा पैराबोला। फिर क्या होगा, फिर प्यारे बच्चों फिर क्या होगा, फिर वही कंडीशन जैसे यहां से यहां तक जाने के लिए थी, यानी यहां से यहां तक जो ग्राफ बना यानी ऐसा, और फिर ये नीचे आएगा तो ऐसा, ठीक। और ये जो पॉइंट है ये 4.9 वाला पॉइंट ही है, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा हाइट वर्सेस टाइम का, ठीक। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब रहा। आप देख लीजिएगा किस ऑप्शन में ऐसा ग्राफ मिल रहा है, यही इसका जवाब था। एक बार और इसको खुद से भी ट्राई करेगा, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों अब हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उन्होंने कहा ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली, पिक इट अप। मतलब इन ऑप्शंस में 4 ग्राफ बने हुए हैं और ये चारों ग्राफ प्यारे बच्चों किसी एक मोशन के बारे में ही बता रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और इनमें से कोई एक ऐसा ग्राफ है जो करेक्टली नहीं बना हुआ है, उस मोशन के हिसाब से इनकरेक्टली बना हुआ है, तो उसी ग्राफ को हमें छांटना है, देखना है कि कौन सा ग्राफ इनकरेक्टली बना हुआ है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन ऑप्शंस के हिसाब से ही सॉल्व होगा, क्योंकि ऑप्शन में ही ग्राफ बने हुए हैं, तो उन्हीं ग्राफ्स को ही देखकर तो हम बताएंगे कि कौन सा ग्राफ सही नहीं बना हुआ। तो सबसे पहले तो ग्राफ से ही बना लेते हैं ऑप्शंस के देख करके, ठीक। तो ऑप्शन से देख करके सबसे पहले हम ग्राफ ही बना लेते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों, उसमें जो ग्राफ बना हुआ है कुछ इस तरीके से बना हुआ है, मैं जल्दी से बना लेता हूं। ये प्यारे बच्चों वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ है। देखिए वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन है ना, और ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ऐसे कुछ बना हुआ है। और यहाँ पे जो दूसरा वाला है ये प्यारे बच्चों कौन सा ग्राफ बना हुआ है, तो यहाँ पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसे, ठीक है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो ऐसा बना हुआ है। यहाँ पे जो तीसरा वाला ग्राफ है वो कैसे बना हुआ है, देखिएगा ये कौन सा ग्राफ है, तो ये तीसरा जो ग्राफ है पोजीशन टाइम का ग्राफ है, तो पोजीशन और टाइम का ग्राफ है, और ये क्या ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ठीक है। और देखिएगा ये कैसा बना हुआ है, लास्ट वाला क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि ऐसा बना हुआ है। अब हमको ये देखना है कि ये किसी एक ही मोशन के बारे में अगर बता रहे हैं तो कौन सा ऐसा ग्राफ है जो इनकरेक्टली उस मोशन के बारे में बता पा रहा है। तो चलिए हमको ढूंढना है। देखिएगा पहला ग्राफ हम देखते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों एक चीज देखिएगा, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो ये ग्राफ गलत होता, क्योंकि एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी नहीं मिल सकती थी, लेकिन एक पोजीशन पर दो वेलोसिटी मिलती हैं, इसलिए ये ग्राफ सही हो सकता है। देखिएगा अगर इस ग्राफ के बारे में देखें तो ये किस प्रकार के मोशन के बारे में बता रहा है। तो अगर देखें प्यारे बच्चों, तो अगर किसी बॉडी को हम ऊपर की ओर फेंक दें, अगर किसी बॉडी को किसी स्पीड से ऊपर की ओर फेंक दें वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस बॉडी के ऊपर जाने और फिर नीचे आने में जिस तरीके का ग्राफ दिखाई देगा Vx में, वैसा ही ये बता रहा है, इस ग्राफ के हिसाब से ऐसा लग रहा है। कैसे देखिएगा, अगर हम बात करें कि यहां पर ग्राफ को ही देखें अगर थोड़ा सा, तो किसी भी पोजीशन पर आप अगर देखो तो सेम मैग्नीट्यूड की स्पीड्स मिल रही है। अगर देखो तो इनके जो मैग्नीट्यूड्स है इसमें और इसमें, देखिए इनमें जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो सेम मिल रहे हैं किसी एक ही पोजीशन पर, लेकिन बस डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू होगी और ये नेगेटिव वैल्यू होगी, यानी वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है किसी भी एक ही पोजीशन पर। तो ऐसी कंडीशन कब मिलेगी, जब आप वर्टिकली अप डायरेक्शन में किसी पत्थर को या किसी चीज को फेंक दो तो वो ऊपर जाए और फिर नीचे आए, तो ऐसी कंडीशन आपको मिलती हुई नजर आएगी। देखिएगा अगर मैं इसको ऊपर फेंक दूं और मान लीजिए मैं इस पोजीशन की बात करता हूं, तो प्यारे बच्चों जब ये ऊपर गया तो इसकी कुछ वेलोसिटी मान लीजिए यहां पर रही होगी, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसा मैं मान लेता हूं। और किधर रही होगी, ऊपर की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में रही होगी, ठीक। अब जब ये लौट कर आएगा ना, जब लौट कर आएगा पुनः, तो फिर इसी पॉइंट से गुजरेगा, और प्यारे बच्चों इस बार इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि नीचे आ रहा है यानी माइनस वेलोसिटी हो जाएगी, माइनस में, ठीक।
और मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। ठीक, अगर एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट माने, केवल और केवल जी का प्रभाव माने, तो जिस पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड रहा होगा वेलोसिटी का उतना ही लौटते वक्त रहेगा, केवल डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक, तो देखिए इसी सेम पॉइंट पर केवल डायरेक्शन अपोजिट मिल रही है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है एक ही पॉइंट पर वेलोसिटीज के। तो कुल मिलाकर के ये ग्राफ कुछ इस तरीके के मोशन को बता रहा है। ठीक, तो अगर माने कि ये जो मोशन है वो इस तरीके का है और इस मोशन के हिसाब से ग्राफ बने हुए हैं, तो हमको ये देख लेना है कि इस मोशन के हिसाब से कौन सा ग्राफ सही नहीं बना। देखिएगा, अब अगर मैं देखूं प्यारे बच्चों, तो यहां पर इसके हिसाब से अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखिएगा कैसे बनेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मैं यहां पर बनाकर बताता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो नहीं लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम बना लें और उसमें जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगे, मतलब नीचे की ओर सॉरी आने लगे, नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे, अगर नीचे की ओर आने लगे तो फिर नीचे की ओर मत लाओ उसको। ठीक, उसका मिरर इमेज बना दो और उसको ऊपर ले जाओ, क्योंकि डिस्टेंस कभी कम नहीं होती, वो कम नहीं आती, डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ ही हम बनाते हैं, लेकिन जब वो नीचे आने लगे ग्राफ तो उसका मिरर इमेज ले लो और वो ग्राफ ऊपर की ओर ले जाओ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से ही हम डिस्टेंस टाइम का ग्राफ प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम इसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा कैसा हो सकता है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों, किसी भी टाइम पर जब मान लीजिए यहां से यहां तक जा रहा है, इस हिसाब से यहां से यहां तक जाने में कभी भी किसी भी टाइम पर अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछूं तो कैसे लिखोगे? तो डिस्प्लेसमेंट प्यारे बच्चों इसका लिखा जाएगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर से, ऐसे ही लिखेंगे। अब ये यहां से यहां तक जाए और यहां से यहां तक पुनः आए, इस पूरे मोशन के दौरान में कभी भी इसका डिस्प्लेसमेंट पूछोगे तो ये वाली जो इक्वेशन है वो होल्ड करेगी, है ना। तो इसके हिसाब से ग्राफ बनेगा। तो देखिएगा यहां पे प्यारे बच्चों कैसा पैराबोला बनने वाला है? ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, और पैराबोला ही बनेगा क्योंकि टी स्क्वायर के टर्म में है और इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो कुल मिलाकर के ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। इनिशियली इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ेगा, ये 0 0 वाला पॉइंट है तो बढ़ेगा, और पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर की ओर हमने पॉजिटिव माना है, तो देखिए इनिशियली बढ़ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। फिर ये पॉइंट हो गया जहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा, उसके बाद प्यारे बच्चों फिर नीचे आने लगा, तो फिर देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट घटने लगा, और पुनः जब ये 0 0 वाले पॉइंट पर आ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो देखिए पुनः ये 0 वाले पॉइंट पे आ गया। तो इस तरीके से इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहेगा। और देखिएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसी को हम पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमने 0 वाले पॉइंट से फेंका था, तो अगर इस डिस्प्लेसमेंट को मैं पोजीशन में बदलूं तो इसको मैं लिखूंगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट को लिखूंगा, बिल्कुल इसी तरीके से लिखूंगा। और इनिशियल इसकी पोजीशन थी 0, तो इनिशियल पोजीशन की जगह आप लिखोगे 0। तो प्यारे बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या है, उसकी फाइनल पोजीशन को ही बता रहा है। तो जो इसकी पोजीशन होगी किसी टाइम पर, वही इसके लिए डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। इसलिए जैसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिखेगा वही पोजीशन टाइम ग्राफ भी दिखेगा, इसलिए ये ग्राफ क्या हो जाएगा, इस मोशन के हिसाब से सही हो जाएगा। अब देखिएगा अगर इसी में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते तो प्यारे बच्चों जहां ये आया, जहां तक ये ऊपर जा रहा है तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि डिस्टेंस जो है वो कभी कम नहीं होती, डिस्टेंस कभी कम नहीं होती, इसलिए इसके बाद ये नीचे आने लगा तो नीचे नहीं आएगा। इसका मिरर इमेज बना दो, तो मिरर इमेज मतलब जैसे ये नीचे आ रहा है उसी हिसाब से मिरर में जिस तरीके से दिखाई देगा ऊपर की ओर जाता, उस तरीके से ग्राफ बनना चाहिए था। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे बन जाएगा, ऐसे जाकर फिर ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये जो ग्राफ है ये गलत बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये नीचे से शुरुआत किया है ऐसे, जबकि ऊपर से ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा बनेगा ये ग्राफ। तो ये ग्राफ गलत बना हुआ है, और इस मोशन के हिसाब से ये ग्राफ बिल्कुल सही है। अभी इसके जस्ट पहले हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किया है तो इसी प्रकार के मोशन के लिए ग्राफ बनाया था, और आपने देखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा ही आया था। तो ये वाला जो ग्राफ है वो गलत है। चलिए प्यारे बच्चों अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है A particle starts from origin O from rest and moves with a uniform acceleration along the positive x-axis. Identify all figures that correctly represent the motion. तो हमसे ये कहा गया है कि एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से चलना शुरू करता है और रेस्ट से चलना शुरू करता है। पहले ये रेस्ट पर था, फिर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलना शुरू करता है किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। तो उस हिसाब से इस मोशन के हिसाब से कुछ ग्राफ्स हमको ऑप्शन में बना करके दिए गए हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन से सही है या प्यारे बच्चों कौन से ग्राफ से सही है ये हमको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन है, कुछ कठिन नहीं है। उन्होंने बोला है
कि एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से चलना शुरू करता है और इनिशियली ये रेस्ट पर था और ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चलना शुरू करता है और किधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर ये चलना शुरू करता है। अब देखिए इनिशियली ये रेस्ट पर था, अभी चलना शुरू किधर कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। इसका मतलब जो एक्सीलरेशन था वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर ही था, ठीक, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर ही था और इसकी जो वैल्यू थी वो कांस्टेंट है समय के साथ, ऐसा भी हम बोलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक। अब इस मोशन के हिसाब से हमको ग्राफ्स बनाने हैं, तो देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्राफ्स हमको बनाना है। तो ऑप्शन में देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन में ग्राफ बने हुए हैं। तो यहाँ पे एटी ग्राफ बना हुआ है, बीटी ग्राफ बना हुआ है, एक्सटी ग्राफ बना हुआ है। तो हमको एटी, बीटी और एक्सटी के ग्राफ बनाकर देखना है, फिर हम बना करके फिर मिलाएंगे ऑप्शन में कि कौन से ऑप्शन सही है या कौन से ऑप्शन सही है। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते हैं, अगर इसके हिसाब से हम एटी ग्राफ बनाए तो कैसा बनना चाहिए, एटी ग्राफ बनाए तो कैसा बनना चाहिए। तो देखिए ए समय के साथ कांस्टेंट बना हुआ है, ये चेंज नहीं हो रहा। तो अगर इनिशियली मैं मान लूं कि इसका एक्सेलरेशन कुछ ए नॉट था तो समय के साथ ए नॉट ही बना रहेगा, साथ ही साथ पॉजिटिव ही बना रहेगा क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर ही है एक्सेलरेशन, तो पॉजिटिव ही बना है और कांस्टेंट बना हुआ है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सेलरेशन है, अगर मान लीजिए ए नॉट वाला पॉइंट है तो यही बना रहेगा टाइम टी के साथ। अगर इसके लिए बीटी कर्व देखें तो कैसा होगा प्यारे बच्चों, तो बीटी कर्व कैसा होगा, तो आप देख लीजिए, अगर मैं किसी टाइम टी पर वेलोसिटी पूछूं तो आप कैसे लिखोगे, तो प्यारे बच्चों आप ऐसे लिखोगे v इक्वल यू प्लस एटी, ऐसे लिखोगे। अब u तो जीरो था क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट पर था, इनिशियली रेस्ट पर था, तो यहाँ पर v इक्वल एटी, ऐसा यहाँ पर रिलेशन मिलेगा, v और t में ऐसा रिलेशन मिलेगा। और एक्सेलरेशन को हमने मान लिया था कि ए नॉट है, तो ए नॉट ही एक्सेलरेशन हमेशा था, तो ऐसा यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन मिला प्यारे बच्चों। और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और इसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, तो इसके लिए जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, तो आप देख सकते हो ये कैसी कैसी स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही हो और जिसकी स्लोप प्यारे बच्चों पॉजिटिव है, तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी बन जाएगी, ठीक है। आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, मार्कर की स्याही खत्म हो गई है इसलिए ऐसा है। ये प्यारे बच्चों एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इसके लिए अगर मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना हो, जैसा कि उन्होंने एक्सटी ग्राफ भी बनाकर पूछा हुआ है, तो एक्सटी ग्राफ भी हम बना लेते हैं। तो अगर किसी टाइम पर इसकी पोजीशन में पूछे तो आप क्या लिखोगे, तो x इज इक्वल 1/2 at स्क्वायर, यही लिखोगे, बिल्कुल यही लिखोगे। अब t स्क्वायर है, इसका मतलब ये पैराबोला बनने वाला है, साथ ही साथ इसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर ये ओपनिंग अप पैराबोला बनने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये जो है कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो ये इस तरीके से इनके ग्राफ्स बनेंगे, आप देख लीजिएगा कि ऑप्शन में कौन से ग्राफ्स ऐसे हैं। तो एटी ग्राफ सही है, बीटी ग्राफ सही है, एक्सटी ग्राफ भी एक सही है एक गलत है, तो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से सही है। चलिए प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए प्यारे बच्चों फिर से हम एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो काफी इजी सा क्वेश्चन है, देखिएगा उन्होंने कहा कि एक बॉडी को ऊपर की ओर वर्टिकली फेंका गया है तो उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा। तो चलिए देखते हैं, किसी बॉडी को अगर प्यारे बच्चों वर्टिकली ऊपर की ओर फेंक दिया गया, मान लीजिए यू स्पीड से फेंक दिया गया, ठीक, और आपको इसकी वेलोसिटी वर्सेस टाइम में ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम में ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए मुझे v और t में रिलेशन भी चाहिए होगा, उसी रिलेशन को देख करके ही हम ग्राफ बना पाएंगे। तो चलिए हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कैसे ग्राफ बनेगा, टाइम और वेलोसिटी में मुझे ग्राफ चाहिए। तो प्यारे बच्चों एक चीज देखिएगा, जब इसको u स्पीड से फेंका गया तो वर्टिकली इसको फेंका गया है, ऐसा इन्होंने कहा है वर्टिकली ऊपर की ओर, तो किसी टाइम t पर ये यहां पर आकर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी प्यारे बच्चों, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक, और ये फिर से नीचे आना शुरू करेगा। तो एक चीज देखिएगा, अगर यहां से यहां तक आने के बीच में किसी टाइम पर मैं आपसे इसकी वेलोसिटी पूछूं तो आप कैसे लिखोगे, तो प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, v इज इक्वल इसकी इनिशियल स्पीड u माइनस gt, क्या ऐसा ही लिखोगे, बिल्कुल ऐसा ही लिखोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक ये रिलेशन होल्ड करेगा, और ये रिलेशन आपको क्या बताता है, इसको देख करके आप साफ साफ बता सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और जिसकी स्लोप है माइनस जी या नेगेटिव है स्लोप, और इसके लिए प्यारे बच्चों t बराबर 0 पर जो वैल्यू है वो u है, जो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये u क्या है, ये पॉजिटिव वेलोसिटी को दे रहा है। प्यारे बच्चों हम ऊपर की ओर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानकर चल रहे हैं, ठीक। तो t बराबर 0 अगर डालोगे तो v इक्वल u आ रहा है, ठीक, जो कि पॉजिटिव वेलोसिटी को दे रहा है। तो यहां पर ये जो ग्राफ है ये 0 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि t बराबर 0 पर डालने पर भी v 0 नहीं आ रहा, इसकी जो वेलोसिटी वो 0 नहीं आ रही,
कहां से शुरू होगा, यू से, ठीक, यू से प्यारे बच्चों। तो मान लीजिए ये है यू वाला पॉइंट, तो यहां से ये ग्राफ बनना शुरू होगा और ये स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसकी स्लोप नेगेटिव होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों स्लोप नेगेटिव यानी कि नीचे ओर बनना शुरू होगा ये, तो नीचे की ओर बनेगा ये ऐसे 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 बनेगा, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब एक चीज देखिएगा, ये जो लाइन है ये कहां तक हमको बनानी चाहिए, अभी हम यहां से यहां तक आने के बीच वाली वेलोसिटी को देख रहे हैं, यहां से ऊपर वाले पॉइंट तक आने में जो वेलोसिटी वेरी होगी टाइम के साथ, उसको अभी हमने देखा। तो एक चीज देखिएगा, इनिशियली इसकी स्पीड थी लेकिन फाइनली इसकी स्पीड 0 है यहां तक आने में। इसका मतलब किसी एक पॉइंट पर जब ये 0 होगा तो ये जो ग्राफ है ये वाली लाइन को टच करना चाहिए था, क्योंकि ये जो लाइन है यहीं पर वेलोसिटी 0 मिल रही होगी। तो प्यारे बच्चों इस लाइन को इस ग्राफ ने टच किया, तो ये कौन सा वाला पॉइंट है, वेलोसिटी यहां पर 0 है, इसका मतलब कौन सा वाला पॉइंट है, इसके ऊपर पहुंचने वाला पॉइंट, इसी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 है प्यारे बच्चों। तो कुल मिलाकर के ये जो टाइम है यहां पर प्यारे बच्चों ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, ये समझ के चलिएगा। अब देखिए आगे कैसे बनेगा। अब ये फिर से नीचे आना शुरू करेगा, तो ऊपर की डायरेक्शन तो पॉजिटिव थी, तो अब ये नीचे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, नीचे आ रहा है ना कि ऊपर जा रहा था। तो अब इसकी जो वेलोसिटी थी वो निगेटिव डायरेक्शन में मिलने लगेगी, निगेटिव डायरेक्शन में मिलने लगेगी। साथ ही साथ ये धीरे धीरे बढ़ेगी भी, साथ ही साथ ये धीरे धीरे बढ़ेगी भी, और फाइनली जब यहां पर आ जाएगी तो फिर से जिस स्पीड से फेंकी गई थी उसी स्पीड को ये प्राप्त कर लेगी। ये आप सब लोग जानते हैं। या मैं कहूं कि यहां से यहां तक आने के बीच में अगर मैं पूछूं कि वेलोसिटी इसकी क्या होगी किसी टाइम पर, तो आप कैसा इक्वेशन बनाओगे, तो आप बनाओगे v इक्वल u माइनस gt ही बनाओगे, लेकिन इस बार इसके लिए इनिशियल स्पीड क्या थी, 0 थी। देखिए यहां से यहां तक जब ये आएगा तो यहां तो इसकी स्पीड 0 थी ना, तो ये इसके लिए ये तो 0 रखा जाएगा, तो यहां पे v माइनस gt ये वाला इक्वेशन आपको मिलेगा। और इसके लिए भी आप देख सकते हो कि स्लोप में कोई चेंज नहीं आया, स्लोप माइनस जी ही था, अभी भी माइनस जी है, ठीक, नेगेटिव ही है और माइनस जी है, ठीक है बच्चों। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये, तो स्ट्रेट लाइन ही बन रही है और स्लोप भी सेम है। और ये किस पॉइंट से शुरू होगा, यहां पे t0 डाले तो जो वेलोसिटी वो 0 मिल रही है, तो ये 0 वाले पॉइंट से शुरू होगा। तो देखिए वेलोसिटी का 0 पॉइंट कहां मिलेगा, तो इस लाइन पर हर जगह वेलोसिटी 0 ही है, ठीक। तो इस लाइन से ग्राफ बनना शुरू होगा, ठीक है, तो इस लाइन से ग्राफ बनना शुरू होगा और साथ ही साथ इतना ही स्लोप लेते हुए बनेगा, ये समझ के चलिएगा। और ये टाइम कौन सा होगा, जस्ट यहां से यहां तक जाने के जस्ट बाद वाला टाइम। देखिए यहां से यहां तक गया फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा, मतलब यहां से यहां तक आने का टाइम ये हो गया, और इसी के बाद ये ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। और कैसा बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, माइनस स्लोप के साथ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो देखिएगा कुल मिलाकर के अगर इसकी स्लोप ही चेंज नहीं हुई है तो यही लाइन आगे इस तरह से बढ़ती हुई आपको नजर आएगी, ऐसे ऐसे। लेकिन ये ग्राफ आगे कब तक ऐसा बनेगा, जब तक ये यहां पर टकरा नहीं जाता। और इसके टकराने के बाद जब ये टकरा गया तो ये फिर से प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हुआ तो फिर से ये इतना ही स्पीड प्राप्त कर लेगा, और फिर से फिर क्या होता, आगे तो खैर ग्राफ नहीं बनाना है, उन्होंने क्या कहा है देखिए क्वेश्चन में, उन्होंने सिर्फ किस टाइम तक के लिए ग्राफ बनाया है, इसके यहां से यहां तक जाने और यहां से यहां तक फिर से आने तक के लिए ग्राफ बना करके ऑप्शंस में दिए हैं। अगर इससे आगे का ग्राफ बनाना होता तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए अगर ये पूरा इलास्टिक कोलिजन है तो इसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, तो जिस स्पीड से फेंका गया था उसी स्पीड से ये फिर से प्राप्त कर लेगा जब ये यहां से टक्कर करेगा, तो फिर से वही कंडीशन हो जाएगी, जैसे कि यहां से यहां तक जाने थी बिल्कुल वैसी कंडीशन फिर हो जाएगी, तो फिर वैसा ही ग्राफ बनेगा। और जैसे ही ये यहां से टकराकर ऊपर जाना शुरू हुआ तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। तो अब ये ग्राफ यहां से आगे नहीं बनेगा, अब ये ग्राफ प्यारे बच्चों देखिए कैसे बनेगा, अब ये ग्राफ यहां से नहीं बनेगा क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलने लगी है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन से ग्राफ बनना शुरू होगा। तो कुल मिलाकर के यहां से बनना तो नहीं शुरू होगा, लेकिन इसी इंस्टेंट पर प्यारे बच्चों इसकी जो स्पीड है वो ऊपर की ओर मिलने लगेगी, यानी यहां से। तो सेम ऐसा ही ग्राफ बनेगा, ऊपर की ओर से बनना शुरू होगा और स्लोप वही निगेटिव, तो फिर से प्यारे बच्चों ऐसा ही ग्राफ मिल जाएगा, बिल्कुल इसकी पैरेलल टाइप का ग्राफ बन जाएगा, बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन मिलेगी, ठीक। फिर से यहां तक आएगा, मतलब जब यहां से आकर यहां आ गया तो फिर ऐसा हो गया, और फिर जब यहां से ऐसा जाएगा तो फिर इसके पैरेलल ग्राफ मिल जाएगा, ऐसे पैरेलल लाइन मिल जाएगी, ठीक है। ये तीनों लाइंस पैरेलल होगी, या हमेशा अगर यही प्रोसेस चलता रहा तो ऐसे पैरेलल लाइंस मिलती रहेंगी, ठीक। तो ऐसा ये ग्राफ बनता अगर इससे अधिक टाइम के लिए ग्राफ बनवाता, लेकिन इसने एक बार जाकर के यहां तक आने के लिए ग्राफ पूछा है, तो जो ग्राफ होगा वो यहां तक बनेगा, यहां से यहां तक, और ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ऐसा
ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए देख लीजिएगा कि किस ऑप्शन में ग्राफ बना हुआ है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट 2.0 i cap plus 4.0 j cap मीटर एट t बराबर 0 with an initial velocity 5.0 i cap plus 4.0 j cap meter per second. It is acted upon by a constant force which produces a constant acceleration 4.0 i cap plus 4.0 j cap meter per second square. What is the distance of the particle from the origin at time 2 second? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को एक बार और समझ लें। क्वेश्चन कुछ कठिन नहीं है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। इन्होंने जो कहा एक बार समझ लें। देखिए इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने ये कहा है कि एक पार्टिकल है जो 2.0 i कैप प्लस 4.0 j कैप मीटर की पोजीशन से चलना शुरू करता है। तो यहां से वो चलना शुरू करता है, मूव करना शुरू करता है। तो ये कौन सा पॉइंट होगा अगर देखा जाए तो x में 2 मीटर और y में 4 मीटर। इसका मतलब प्यारे बच्चों कुछ ऐसा यहां पर पॉइंट हो सकता है। 2,4 वाला पॉइंट ये होगा जहां पर ये बताएगा कि x में ये 2 मीटर डिस्टेंस पर है और y में 4 मीटर डिस्टेंस पर है। या ये जो पॉइंट होगा ये प्यारे बच्चों 4 मीटर वाला पॉइंट होगा ये वाला, और ये 2 मीटर वाला पॉइंट होगा। तो यहां से इस पॉइंट से चलना शुरू करता है। अब कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी है इसकी, तो ये उन्होंने बोली है 5.0 i कैप प्लस 4.0 j कैप, ये भी उन्होंने बोला हुआ है मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन भी हम देख लेते हैं, तो एक्सीलरेशन भी उन्होंने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल ये दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि इस पोजीशन से चलना शुरू करता है, इतनी इनिशियल वेलोसिटी से चलना शुरू करता है और इतनी एक्सीलरेशन से चलना शुरू करता है। तो आफ्टर टाइम 2 सेकेंड ओरिजिन से इस पार्टिकल की क्या डिस्टेंस होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, काफी आसान क्वेश्चन है, निकालते हैं। देखिएगा 5.0 i कैप क्या बता रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड की जो इसकी स्पीड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर वाली जो स्पीड हो गई या वेलोसिटी जो हो गई वो 5 मीटर पर सेकेंड है। और पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर इसकी एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो क्या है 4.0 मीटर पर सेकेंड, या इसी को मैं लिखे ले रहा हूं 4 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर एक्सीलरेशन का जो कंपोनेंट है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर इसके एक्सीलरेशन का एक कंपोनेंट है वो भी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इतनी कंडीशंस दे दी गई। अब आपसे पूछा गया कि t इज इक्वल 2 सेकेंड बाद क्या डिस्टेंस होगी ओरिजिन से। तो प्यारे बच्चों t बराबर 2 सेकेंड पर x और y क्या होंगे अगर ये निकल जाए तो इसकी डिस्टेंस निकालना ओरिजिन से काफी आसान होगा। देखिएगा तो सबसे पहले तो t बराबर 2 सेकेंड पर x और y के वैल्यूज निकालेंगे। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आप देख रहे हो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ही मूव कर रहा है। तो हम अलग अलग एनालाइज की ले रहे हैं, एक्स एक्सिस की ओर अलग एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वाई एक्सिस की ओर, और दोनों ही डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसको मिल रहे हैं। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने की वजह से मोशंस के जो इक्वेशन वो लगाए जा सकते हैं। तो मोशन का सेकंड इक्वेशन अगर हम यहाँ पर यूज करें तो काफी आसानी से एक्स और वाई मिल जाएंगे। तो चलिए मोशन का सेकंड इक्वेशन क्या होता है, s1 - s2 = ut + ½ at स्क्वायर। अब यहाँ पे ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक ऐसा है, आप सब लोग जानते हो। तो चलिए अगर मैं सबसे पहले x ही निकालना चाहूं कि x क्या होगा आफ्टर 2 सेकेंड, तो वो देखें। तो अगर मैं मान लूं कि आफ्टर 2 सेकेंड जो x है वो x ही है, तो प्यारे बच्चों x हो गया। इनिशियल इसकी क्या पोजीशन थी, तो इनिशियली ये प्यारे बच्चों x में कहां पर था 2 मीटर पर, तो 2 और u क्या है x डायरेक्शन की ओर देखो तो 5 मीटर पर सेकेंड इंटू t कितना लेना है 2 सेकेंड प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर तो 4 है, तो 4 इंटू टाइम कितना है t, तो t का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4। तो यहां से इतना मिला। इसको सॉल्व करके देखिए क्या मिलेगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, तो 18 प्लस ये 2 तो 20, तो x मिला 20 मीटर। अब देखिए y, तो y के लिए भी यही इक्वेशन, तो टाइम t बराबर 2 सेकंड पर मैं मान लूं कि y जो है वो y ही है, तो ये y हो गया माइनस इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी 4 मीटर, तो 4 इक्वल u इसके लिए क्या था, तो y एक्सिस की ओर क्या देखिए इनिशियल वेलोसिटी थी, तो क्या कंपोनेंट था वेलोसिटी का 4 था, तो 4 इनटू टाइम 2 सेकंड प्लस ½
8 तो a कितना है 4 ही है, इंटू टाइम का स्क्वायर यानी 4। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा 4 दूनी 8 यानी 8 8 16 प्लस ये 4 20, तो कुल मिलाकर के ये भी 20 मीटर। तो कुल मिलाकर के जो पार्टिकल है वो आप कहां पर होगा 20, 20 वाले पॉइंट पर होगा। कहां पर होगा प्यारे बच्चों, पार्टिकल कुछ मान लीजिए ये है 20, 20 वाला पॉइंट, तो यहां पर होगा 20, 20 वाले पॉइंट पर होगा। अब हमें चाहिए इस पॉइंट की डिस्टेंस कहां से, इस पॉइंट से। तो कैसे निकालोगे, आपको पता है कि x में 20 और y में 20, दोनों में 20 20 है, तो निकालना आपको कौन सा डिस्टेंस है, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हो। ये हो गया 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक। तो ये मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अंडर रूट 2 इंटू 20 का स्क्वायर, या बोले कि 20 रूट 2 मीटर, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो देख लीजिएगा किस ऑप्शन में दिया हुआ है 20 इंटू रूट 2 मीटर, ठीक। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों फिर से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। बीच में 5 मिनट का थोड़ा सा मैंने गैप लिया, चाय वाय पी और प्यारे बच्चों मार्कर में स्याही भी डाली। अब हम शुरू करेंगे फिर से अपने क्वेश्चंस को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये फिर से आपको एक बार और मिलेगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखिएगा बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपको फिर से मिलेगा 2019 के पेपर में। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल k y I k plus x j k where k is constant द जनरल इक्वेशन फॉर इट्स पाथ इज। मतलब एक मूविंग पार्टिकल के लिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, और इस एक्सप्रेशन को देख करके आपको ये बताना है कि इसका जो पाथ होगा उसका क्या इक्वेशन होना चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं हम लोग। देखिएगा वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है आपको, k y I कैप प्लस x j कैप है बच्चों, ऐसे। इसको जरा एक स्टेप और सॉल्व करें, यानी इस k को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, तो देखिएगा क्या मिलेगा आपको, ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। अब प्यारे बच्चों इनको देख करके साफ साफ एक चीज तो पता चल रही है कि ये जो कंपोनेंट है ये x एक्सिस पर प्यारे बच्चों या x एक्सिस की ओर वेलोसिटी को बता रहा है, और ये जो कंपोनेंट है ये y एक्सिस की ओर वेलोसिटी को बता रहा है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इनको अलग अलग लिखूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं vx इज इक्वल ky, यानी कि x एक्सिस की जो वेलोसिटी है उसको मैं ky लिख सकता हूं। इसी तरीके से अलग से अगर इसको लिखना चाहूं तो इसको मैं लिखूंगा vy, तो vy इज इक्वल kx, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अब देखिए प्यारे बच्चों एक चीज देखिए, vx क्या होगा, x में टाइम के साथ कैसे चेंज आ रहा है, वही तो vx होगा, यानी dx अपॉन dt, ठीक है, dx अपॉन dt, यही तो vx होगा प्यारे बच्चों। मतलब टाइम के साथ x कैसे चेंज हो रहा है यही तो vx होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों vx क्या हो गया dx अपॉन dt, और ये है प्यारे बच्चों ky। इसी तरीके से vy क्या लिखा जा सकता है dy बाई dt, यानी y में टाइम के साथ कैसे चेंज आ रहा है तो वो भी y हो जाएगा, ठीक प्यारे बच्चों। इधर लिख सकते हैं kx, क्योंकि kx था पहले से। अब एक चीज देखिए, अगर आगे हम dt को इधर ले जाएं और इस dt को इधर ले जाएं और फिर इंटीग्रेशन करना चाहें या आगे इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्यों नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे y का टर्म है, जबकि यहाँ होगा dt और इधर है dx। तो प्यारे बच्चों या तो ये t का टर्म होता तो dt के साथ लेकर के इंटीग्रेट कर लेते, या फिर ये x का टर्म होता तो इसको इधर ले आते dx के साथ लेकर के इंटीग्रेट कर लेते। लेकिन ये y का टर्म है, ना x का टर्म है ना t का टर्म है, इसलिए आगे इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा इंटीग्रेशन के द्वारा, ठीक। इसी तरीके से इसको भी नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ना तो ये y का टर्म है ना t का टर्म है, ये x का टर्म है, और यहाँ dy और dt है। इसके हिसाब से या तो ये y का टर्म होता या तो t का टर्म होता, तब हम सॉल्व कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो एक काम करें प्यारे बच्चों, इसमें कुछ अलग तरीका लगाना पड़ेगा, और तरीका ये होगा कि या तो इस इक्वेशन से इसको डिवाइड कर ले, ठीक है, या इससे इसको डिवाइड कर ले। तो एक काम हम किए ले रहे हैं, इससे इसको डिवाइड किए दे रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों डायरेक्टली हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको उठा के सीधे इसके नीचे लाएंगे, तो dx अपॉन dt के नीचे आ जाएगा dy बाई dt, और ky के नीचे आ जाएगा kx। तो प्यारे बच्चों यहाँ k से k कैंसिल हो जाएगा, इधर dt से dt कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आपको मिलेगा dx अपॉन dy, और ये मिलेगा प्यारे बच्चों y अपॉन में x। अब इस x को इसके साथ ले आओ और y के साथ इस dy को ले जाओ, तो x dx, और प्यारे बच्चों इधर मिल गया y dy। देखिएगा अब dx के साथ x है और dy के साथ y है, तो अब यहाँ पे आगे सॉल्व किया जा सकता है इस इक्वेशन को। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम सॉल्व किए ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक दिक्कत ये है कि यहाँ क्वेश्चन में लिमिट से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गई। मतलब ये कि यहाँ क्या लिमिट लगानी चाहिए इससे संबंधित कोई जानकारी क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम सिंपल सा इंटीग्रेशन कर लेंगे। और चूंकि ये
इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होगा, इसलिए यहाँ पर हमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ करके हम अपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, इधर हो गया वाई स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे एक कांस्टेंट को भी हमें जोड़ना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा और आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पूरे इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज आपको कुछ ऐसी नजर आएगी, ऐसी ऐसी। अब प्यारे बच्चों, 2c भी एक कांस्टेंट ही है, c पहले से एक कांस्टेंट ही था, और 2 भी एक कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट से कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से एक कांस्टेंट ही मिलेगा। तो ओवरऑल 2c भी क्या है प्यारे बच्चों? एक कांस्टेंट ही है। ठीक है, एक कांस्टेंट ही है। क्या है प्यारे बच्चों? एक कांस्टेंट ही है। तो कुल मिलाकर के ऐसा आपके पास इसके पाथ का इक्वेशन मिला, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी y को इधर ले आओ, x को इधर ले आओ। कहने का मतलब इसको ऐसे भी आप लिख सकते थे, y स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ऐसा भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो प्यारे बच्चों? इस कांस्टेंट को जरूरी नहीं कि आप इधर ही जोड़ो, आप इस कांस्टेंट को इधर भी जोड़ सकते हो, इधर भी जोड़ सकते हो। ठीक है, इधर जोड़ लो। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2c, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक प्यारे बच्चों, अब फिर से ये कांस्टेंट है। क्या है? ये कांस्टेंट है। तो इसको क्या नजर आएगा अगर ऐसे करें? तो ये नजर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट इक्वल वाई स्क्वायर, ऐसा नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये यही चीज है प्यारे बच्चों, देखिएगा, वाई स्क्वायर इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो यही चीज तो है। ठीक है, तो या तो इसको ऐसे लिखो या तो फिर ऐसे लिखो, ये चीज एक ही है। ठीक, तो ऐसे आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों। तो यही इसका सोल्यूशन था। मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन में आंसर दिए गए हैं वो इस तरीके से नहीं दिए गए, बल्कि इस तरीके से दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये वाला आपको मतलब कांस्टेंट इधर जोड़ना चाहिए। ठीक, आप इधर जोड़ लो। ठीक, अगर ऐसा देता तो ऐसे कर लेते, ऐसा भी दे सकता था, जैसा कि 2019 में जब आपको मिलेगा तो उसमें शायद ऐसा दिया गया है। ठीक, तो आप कांस्टेंट को इधर किधर भी जोड़ सकते हो, इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो। ठीक, इससे कोई चिंता नहीं। अगर आंसर में आपके इधर कांस्टेंट जोड़ करके ऑप्शन बना रहा है तो आप इधर जोड़ लीजिए। अगर आपके ऑप्शंस में इधर कांस्टेंट जोड़ा हुआ है वाई स्क्वायर के साथ तो इधर जोड़ लीजिए। ठीक, जैसे आपके ऑप्शन में दिया हो वैसे ही आप कर सकते हो। तो चलिए पहले बच्चों, आप मिला लीजिएगा कि किस ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद a speed of 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डेसिलरेटेड एट a rate given by dv by dt is equal minus 2.5 root v, where v is the instantaneous speed. The time taken by the object to come to the rest would be. तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 6.25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था। अब उसमें एक डेसिलरेशन काम करने लगा जो कि है -2.5 रूट वी। अगर इस डेसिलरेशन से वो चलने लगे तो किस टाइम में ये रेस्ट में आ जाएगा, ऐसे हमसे पूछा गया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कुछ कठिन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन है। साथ ही साथ इसमें ग्राफिकल क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वन डायमेंशनल मोशन के लिए ये दो प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन और ग्राफिकल क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों, ये कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन हुआ है हमारे पास। आपको किस तरीके का डेसिलरेशन दिया है? तो प्यारे बच्चों, ये कुछ इस तरीके से दिया गया है, ऐसा डेसिलरेशन आपको दिया गया है, और ये बताया गया है कि पहले ये 6.25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था। डेसिलरेशन काम करने के बाद ये कितने टाइम में रेस्ट में आ जाएगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इस रूट वी वाले टर्म को डीवी के नीचे ले आओ और dt को उधर ले जाओ। ठीक है, तो रूट वी को इसके नीचे ले आए और इधर -2.5 था और इसके इंटू में ये dt आ गया। अब हम चीजों को इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिएगा, लिमिट ध्यान से लगाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, t बराबर 0 पर यानी कि इनिशियली इसकी क्या स्पीड लिखी जाएगी? तो इनिशियली इसकी स्पीड लिखी जाएगी 6.25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये इतनी की ही स्पीड से चल रहा था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसकी स्पीड लिखी जाएगी 6.25 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ऐसा टाइम चाहिए जब इसकी स्पीड 0 हो चुकी हो। तो वैसा टाइम क्या है? ऐसा टाइम हमने मान लिया कि ये टाइम होगा t, मतलब आफ्टर टाइम t ये रेस्ट पर आ जाता है, ऐसा हमने मान लिया। तो प्यारे बच्चों, इस टाइम पर अगर ये रेस्ट में आ जाता है तो इसकी स्पीड तो 0 हो गई होगी, यानी कि यहाँ पे जो लिमिट रखी जाएगी वो 0 रखी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, 6.25 से 0 की लिमिट इसमें लगेगी और 0 से t की लिमिट इसमें लगेगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए देखिए, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 रूट v, है ना, और इसमें लिमिट कैसी लगी थी? 6.25 टू 0 की लिमिट इसमें लगी थी, और यहाँ से प्यारे बच्चों देखेंगे तो यहाँ तो t ही बन जाएगा। अब देखिए, इसको आगे सॉल्व करें तो देखिएगा 2
और इधर हो जाएगा 0 माइनस √6.25 ऐसा आ जाएगा। अब देखिए इधर देखें तो प्यारे बच्चों ये इधर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे ये आ जाएगा 2 और इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 ऐसा। ठीक, ये माइनस मैंने यहाँ पर लगा लिया है, -2.5 इंटू टी। इस -2.5 से ये -2.5 कैंसिल हो जाएगा तो प्यारे बच्चों ये मिलेगा t इक्वल टू सेकेंड। ठीक है बच्चों, यानी कि 2 सेकेंड में ये पार्टिकल जो है या ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में आ जाएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, जिस भी ऑप्शन में 2 सेकेंड हो वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन को हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h a particle is thrown vertically upwards with a speed u. The time taken by the particle to hit the ground is n times that taken by it to reach the highest point of its path. The relation between h, u and n is. तो एक बार क्वेश्चन को और समझ लें, काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखिएगा, एक h हाइट का टावर है, एक h हाइट का टावर है ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, ये जो टावर है इसकी हाइट h है ऐसा इन्होंने कह दिया है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये h हाइट का टावर है। अब इस टावर के यहां से एक पार्टिकल को u स्पीड से वर्टिकली अप डायरेक्शन में फेंका गया है। अब उन्होंने कहा कि इस पार्टिकल के ग्राउंड से टकराने तक में जो समय लगेगा वो समय n गुना होगा या n टाइम्स होगा किस समय के, उस समय के जो इसको इसके हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने में लगेगा। तो प्यारे बच्चों हमसे ये पूछा गया है कि h, u और n में रिलेशन क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। सबसे पहले तो ये देख लो कि इसको इसके हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ये समय होता है u/g। ठीक, ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते तो आपको इसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए, v इक्वल u माइनस जी टी से ऐसे सॉल्व करोगे। हाईएस्ट पॉइंट में इसका जो स्पीड हो जाएगा वो 0, तो यहाँ पर 0 लिख दोगे और इस वजह से जो gt हो जाएगा वो u के इक्वल हो जाएगा और यहाँ से जो t हो जाएगा वो u/g हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप u/g समय देख सकते हो और ये आपको डायरेक्टली भी याद होना चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको इसके हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने में जो समय लगा वो u/g होगा। अब उन्होंने कहा कि इसको यहां से यहां तक आने में या ग्राउंड से टकराने में जो समय है वो इस टाइम का n गुना है या n टाइम्स है। तो कुल मिलाकर के यहां से इसको यहां तक आने में जो समय लगेगा वो लगेगा n इंटू u/g। ठीक, अब देखिए यहां से यहां तक आने में समय अगर इतना लगा तो एक इक्वेशन हम किस तरीके से लिखते हैं। देखिए, मोशन का सेकेंड इक्वेशन है उसको यहां पर अगर यूज करें तो बड़ी आसानी से अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिएगा, मोशन के सेकंड इक्वेशन को हम यूज करेंगे और इसके लिए हम एक काम किए ले रहे हैं, हम ऊपर की ओर के डायरेक्शन को पॉजिटिव माने ले रहे हैं। अगर ऊपर की ओर डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो नीचे की डायरेक्शन कैसी होगी, माइनस की साइन से बताई जाएगी। ठीक है, माइनस साइन के साथ बताई जाएगी। तो एक चीज देख लिए, जब ये नीचे आएगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो h होगा और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें साइन भी जोड़ना पड़ेगा, प्लस साइन या माइनस साइन। तो चूंकि इसको नीचे आना है और ऊपर की ओर हमने पॉजिटिव माना था तो नीचे की ओर आने की वजह से इसमें माइनस साइन लगेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर मोशन का सेकंड इक्वेशन हम यूज करें तो इसको माइनस h के साथ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है और कितना है, माइनस h है। और u तो ऊपर की ओर था इसलिए u को पॉजिटिव साइन के साथ ही लिखेंगे तो ut हो गया। g हमेशा नीचे लगता है प्यारे बच्चों, हमेशा नीचे लगता है इसलिए इसको माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा तो -1/2 gt²। तो इस तरीके से मोशन का जो सेकंड इक्वेशन है उसको यहाँ पर अगर हम यूज करें तो अब हम अपने क्वेश्चन की ओर मतलब अपने आंसर की ओर बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। देखिएगा, यहाँ ये जो t है ये t कौन सा है, ये वाला, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये जो टाइम लगने वाला है वो इतना लगने वाला, तो t की जगह में ये वैल्यू हम डालेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, h माइनस h u, t की जगह पे ये डालो n u/g माइनस 1/2 g, t की जगह पे ये डालोगे तो n स्क्वायर u²/g²। ऐसा एक g से एक g कैंसिल। अब देखिएगा आगे सॉल्व कर ले रहे हैं हम लोग, n u²/g इधर होगा, इधर क्या हो जाएगा n² u²/2g। ठीक, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें तो देखिए क्या मिलेगा, -h2g इधर आ जाएगा और 2n u² माइनस n² u² ऐसा इधर मिलेगा। अब एक काम कर लेते हैं, -1 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी 2gh इधर मिल जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस साइन के साथ आ जाएगा। तो इसको आगे कर लेते हैं, यानी n² u² को आगे कर ले, इसको पीछे कर ले। ठीक, अब इसमें से देखिए कुछ कॉमन मिल रहा होगा तो u² n इसमें है, u² n इसमें भी है, तो दोनों से कॉमन ले रहे हैं तो देखिए क्या मिलेगा, 2gh इज इक्वल
एन यू स्क्वायर को कॉमन ले लिया, एन यू स्क्वायर को, तो देखिए इधर क्या बचेगा, एक एन बच जाएगा और इधर क्या बचेगा 2 इंटू कुछ नहीं बचेगा, एन यू स्क्वायर तो हमने बाहर ले लिया तो एन माइनस 2 ही बचेगा। तो देखिए इसमें क्या बच रहा है 2gh इज इक्वल एन यू स्क्वायर और ब्रैकेट में है एन माइनस 2। तो हम देख लेते हैं कि किसी ऑप्शन में ऐसा रिलेशन दिया है क्या, अगर दिया है तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, मिला लीजिएगा, आंसर इसका यही होने वाला है। तो चलिए यही इसका आंसर होने वाला है। अब हम चलेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय xt इज इक्वल at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब वेयर a b c आर कांस्टेंट्स व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल बी। तो आपको पार्टिकल की पोजीशन और टाइम में रिलेशन दिया गया है और आपको ये बताना है कि जब इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होगा उस समय वेलोसिटी क्या होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले तो ये रिलेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो रिलेशन देखिए कैसा दिया गया है, तो xt इज इक्वल at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब, इस तरीके से दिया गया है। अब देखिए इसका एक्सेलरेशन जिस समय जीरो होगा उस टाइम पर हमको वेलोसिटी बताना है। तो सबसे पहले तो हमें एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन भी चाहिए और उस टाइम में हम पहले ये देखेंगे कि किस टाइम पर एक्सेलरेशन जीरो हुआ है, फिर उसी टाइम को वेलोसिटी वाले फंक्शन में रख करके वेलोसिटी निकलेगी। तो चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले तो एक्सेलरेशन तक पहुंचना है। तो पहले तो हम वेलोसिटी में पहुंचेंगे, कैसे, एक बार डिफरेंशिएट करके टाइम टी के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करिएगा चीजों को तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ऐसा। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसा नजर आएगा, तो ये आपको 2b माइनस 6ct ऐसा मिल जाएगा, है ना, ऐसा ही तो मिलेगा, देख लीजिए ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन जीरो हो ऐसा टाइम कौन सा होगा, तो चलिए एक्सेलरेशन जीरो रख दो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो इसको देखोगे तो टाइम क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये मिलेगा b/3c, b/3c यही मिलेगा ना, b/3c ही मिलेगा। अब इस टाइम पर हमें वेलोसिटी देखना है तो यही टाइम उठा करके वेलोसिटी वाले फंक्शन में रखो, यानी इस वाले में। तो चलिए रखते हैं, तो वेलोसिटी जो हो जाएगी वो मिलेगी a प्लस 2b और t की जगह पे रखोगे b/3c और यहाँ पे माइनस का 3c और b की जगह पे क्या रखोगे b स्क्वायर अपान में 3c का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ 3c कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा a प्लस 2b स्क्वायर अपान में 3c माइनस यहाँ पे b स्क्वायर अपान में 3c, तो यहाँ मिल जाएगा प्यारे बच्चों a प्लस b स्क्वायर अपान 3c। तो ये हो जाएगा v इस टाइम पर, ठीक है, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों एक और बहुत ही सरल सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों को फ्री के नंबर मिले होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन r वेक्टर इज इक्वल 15t स्क्वायर i कैप प्लस 4 माइनस 20t स्क्वायर j कैप। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल 1 सेकेंड। तो प्यारे बच्चों आपको पोजीशन वेक्टर और दे दिया गया है टाइम के टर्म्स में और आपको 1 सेकेंड बाद एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले तो इसमें दिया गया पोजीशन वेक्टर ही हम लिख लेते हैं। ये क्या दिया गया है, तो प्यारे बच्चों ये दिया गया है 15t स्क्वायर आई कैप और क्या है इधर है प्लस में 4 माइनस 20t स्क्वायर जे कैप, ऐसा दिया गया है। अब आपको इसको देख करके ये बताना है प्यारे बच्चों कि क्या होगा एक्सेलरेशन 1 सेकेंड बाद। तो काफी आसान सा है, देखिएगा अपन लोग जानते हैं कि डी आर वेक्टर अपान में जो dt होता है ये वेलोसिटी होता है और dv वेक्टर अपान में dt ये प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन होता है। अगर हम ये लोग जानते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पोजीशन है इसको अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा दे तो वेलोसिटी मिल जाएगी और फिर जो मिलेगा वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन उसको एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा दें तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक, तो एक्सेलरेशन जैसे ही मिल जाएगा तो फिर हम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी निकाल पाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों निकालते हैं। एक बार इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा लो तो इधर मिल जाएगा वेलोसिटी और इधर क्या मिल जाएगा 30t आई कैप प्लस 4 का तो एक्सेलरेशन 4 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो तो 0 हो गया। अब यहाँ माइनस बच गया तो कुल मिला के यहाँ बीच में माइनस बच जाएगा और ये हो जाएगा 40t जे का। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करा ले टाइम t के रिस्पेक्ट में तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन और ये हो जाएगा 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप।
अब देखिए उन्होंने पूछा है हमसे t बराबर 1 सेकंड पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ t का टर्म आया ही नहीं। इसका मतलब t पर एक्सेलरेशन डिपेंडेंट नहीं है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। ये टाइम के साथ कांस्टेंट बना हुआ है, ये टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए आपसे चाहे 1 सेकंड में पूछे, चाहे 10 सेकंड में पूछे, चाहे 20 सेकंड में पूछे, चाहे जिस भी टाइम के लिए पूछे, एक्सेलरेशन इतना ही होगा। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर एक्सेलरेशन इतना हो गया। इसका मैग्नीट्यूड हमसे पूछा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा देखिएगा, 30 का स्क्वायर प्लस माइनस 40 का स्क्वायर, और प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 50 आंसर जिस भी ऑप्शन में दिया गया हो वही सही होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए प्यारे बच्चों फिर से हम अपने क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। और अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि इसके रिपीट होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने बोल रखा है और फिर से बोल रहा हूं, 1D मोशन में कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन और ग्राफिकल क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ये रिपीट हो सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 2 stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff to 40 meter high with initial speed of 10 meter per second and 40 meter per second respectively. Which of the following graph best represents the time variation of relative position of the second stone with respect to the first? Assume stone do not rebound after hitting the ground and neglect air resistance. Take g equal 10 meter per second square. तो चलिए प्यारे बच्चों एक बार और क्वेश्चन को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि एक क्लिफ है जिसकी एज से, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जिसके टॉप से यहां से 2 स्टोन्स को फेंका गया है और ऊपर की ओर फेंका गया है। ठीक है, एक को फेंका गया है 10 मीटर पर सेकेंड से, दूसरे को फेंका गया है 40 मीटर पर सेकेंड से। इस क्लिप की जो हाइट है वो ही बताई गई है और ये है 240 मीटर। और हमसे ये पूछा गया है कि ये जो सेकेंड वाला स्टोन है इसकी पोजीशन फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ किस तरीके से वेरी करेगी, और इस चीज को हमको ग्राफ बना करके बताना है। ठीक, तो एक बार और देखिए मैं बता दे रहा हूं कि उन्होंने क्या पूछा है। अगर प्यारे बच्चों किसी टाइम t पर सेकंड वाले की जो पोजीशन है वो मैं x2 मान लूं और उसी टाइम t पर पहले वाले की पोजीशन x1 मान लूं, तो पहले वाले के रिस्पेक्ट में दूसरे वाले की पोजीशन क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1, यही तो हो जाएगी। तो x2 माइनस x1 ये चीज टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है ये है हमको बताना है। ठीक, तो प्यारे बच्चों अगर ये बताना है कि ये चीज टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है तो इसका और टाइम में रिलेशन भी फाइंड करना पड़ेगा, या मैं कहूं कि x2 माइनस x1 एज द फंक्शन ऑफ टाइम t हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम आगे उस रिलेशन को देख करके ग्राफ बना पाएंगे। ठीक, जो भी रिलेशन यहां मिलेगा उसी रिलेशन को देख करके हम आगे ग्राफ बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो x2 माइनस x1 और टाइम में रिलेशन ही निकालने की कोशिश करेंगे। इसके लिए प्यारे बच्चों हमें मोशन का सेकेंड इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। आप सभी जानते हो मोशन का सेकेंड इक्वेशन s2 माइनस s1 ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही होता है। इसमें जो s2 है प्यारे बच्चों ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये एक्सीलरेशन है। इतनी इजी सी बातें तो आप लोग जानते ही होगी, ये सारी बातें आप लोग जानते हो। चलिए अब प्यारे बच्चों अगर मुझे x2 यानी कि दूसरे वाले की पोजीशन निकालना हो किसी टाइम t पर तो कैसे निकालूंगा, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम कुछ चीजें देख लेते हैं। प्यारे बच्चों यहां से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो ये हमारा 0 0 वाला पॉइंट है और ऊपर की ओर हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेकर चल रहे हैं, ये भी आप समझ के चलिएगा। अब हम ये इक्वेशन लगाएंगे तो चलिए किसी टाइम t पर अगर मुझे सेकंड वाले के लिए पोजीशन चाहिए हो तो वो हमने मान रखी है x2। तो प्यारे बच्चों किसी टाइम t पर अगर मैं मान लूं कि सेकंड वाले की जो पोजीशन है वो x2 है, ठीक, तो x2 माइनस इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, तो इनिशियल पोजीशन भी हमको रखनी है। तो इनिशियल पोजीशन 240 है क्योंकि 0 0 से अगर देखा जाए तो ये कहां से फेंका गया था, 240 मीटर से। तो प्यारे बच्चों यहां पर 240 मीटर इज इक्वल 40t माइनस 5t स्क्वायर। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूं, देखिए ऊपर की ओर हमने पॉजिटिव डायरेक्शन मानी तो नीचे की ओर की डायरेक्शन को हम माइनस साइन से बताएंगे और जो g है वो हमेशा नीचे लगता है इसलिए माइनस साइन आ गया। साथ ही साथ यहाँ पे आता हाफ gt स्क्वायर, तो हाफ और g का जो रिजल्ट है वो 5 ही तो आता है। अगर g को 10 ले लें तो हाफ इंटू जी क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है। देखिएगा अब अगर प्यारे बच्चों मैं इसी टाइम t पर पहले वाले के लिए पोजीशन निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, तो पहले वाले के लिए मैं अगर मानूं कि टाइम t पर पोजीशन x1 है और इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो भी 240 मीटर है क्योंकि ये भी 240 मीटर वाले पॉइंट से ही फेंका गया था। तो 240 मीटर इक्वल 10t क्योंकि इसकी इनिशियल स्पीड प्यारे बच्चों
10 है, -5t²। ऐसा इक्वेशन दूसरे वाले के लिए बन जाएगा, मतलब पहले वाले स्टोन के लिए बन जाएगा और ये दूसरे वाले स्टोन के लिए है। ठीक, अब प्यारे बच्चों मुझे क्या चाहिए, x2 - x1। ठीक, तो एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर क्या मिलेगा, x2 - x1 ये मिलेगा, क्योंकि -240 मीटर और ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -240 मीटर और +240 मीटर एक दूसरे को कैंसिल करके 0 हो जाएंगे और इधर सिर्फ और सिर्फ बचेगा x2 - x1। अब देखिए उधर क्या बचेगा, तो उधर प्यारे बच्चों देखिए 40t - 10t यानी 30t, और ये दोनों सेम चीजें हैं तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब देखिए ये रिलेशन मिलेगा हमको, तो ये रिलेशन मिला x2 - x1 और टाइम t, और ये रिलेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ऐसा ये बता रहा है। साथ ही साथ इसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। ठीक, तो अगर इसका ग्राफ इसको देखकर बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, देखिएगा ये जो ग्राफ है प्यारे बच्चों कैसा बनेगा, देखिएगा x2 - x1 वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है मुझे चाहिए, x2 - x1 वर्सेस टाइम का ग्राफ चाहिए। अब देखिएगा इनिशियली यानी टाइम t बराबर 0 पर ये सेम पॉइंट पर थे, इसलिए इनकी रिलेटिव पोजीशन क्या थी, 0 थी। भाई x2 भी 240, x1 भी 240, तो x2 - x1 यानी 0, 240 - 240 है ना, क्योंकि सेम है दोनों की वैल्यूज। तो t बराबर 0 पर दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए x2 - x1 क्या है, 0। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये 0 0 से बनना शुरू होगा। टाइम t बराबर 0 पर x2 - x1 0 है, इसलिए यहीं से बनना शुरू होगा, ओरिजिन से मतलब यहां पर बनना शुरू होगा। अब देखिएगा प्यारे बच्चों बनना शुरू होगा, लेकिन कैसे बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और पॉजिटिव स्लोप के साथ बनाना है। तो प्यारे बच्चों कुल मिलाकर के ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा बनकर नजर आएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन है ये प्यारे बच्चों स्ट्रेट लाइन है। बनाने में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया हो तो उसको समझिएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक, चलिए ये स्ट्रेट लाइन है। अब प्यारे बच्चों देखिए इसकी स्लोप भी पॉजिटिव ही है। अब एक चीज ये देखिएगा यहां पर, क्या ये रिलेशन हमेशा होल्ड करेगी, क्या ये रिलेशन हमेशा होल्ड करेगा, ये इक्वेशन हमेशा होल्ड करेगी। अगर ये हमेशा होल्ड करेगी तो ग्राफ ऐसा ही बनने वाला है, लेकिन अगर ये हमेशा होल्ड नहीं करती तो ग्राफ चेंज भी हो जाएगा। अब एक चीज देखिएगा, ये हमेशा होल्ड तभी करेगी जब ये दोनों इक्वेशन हमेशा होल्ड कर रहे हो, लेकिन ये तो तब के लिए जब दोनों एयर में है। समझिए अगर कोई एक पहले नीचे आ जाए ग्राउंड में तो उसके लिए तो फिर ऐसा रिलेशन होल्ड करेगा नहीं प्यारे बच्चों, नहीं करेगा ना, क्योंकि उस पर नेट फोर्स भी 0 हो चुका है, वो रेस्ट पर आ चुका है। ठीक है, ठीक है, वो रेस्ट पर आ चुका है। जैसा कि इन्होंने बोला है कि ग्राउंड में आने के बाद ये रिबाउंड नहीं होते हैं, इन्होंने बोल रखा है रिबाउंड नहीं होते, ग्राउंड पर ही रह जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो उस पर नेट फोर्स 0 हो चुका है और वो प्यारे बच्चों चुपचाप स्थिर हो चुका है, रुक चुका है। ठीक है, तो फिर उसके लिए ऐसा रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। ये रिलेशन तभी तक लग रहे हैं जब दोनों एयर में है, जैसे ही कोई ग्राउंड में आया तो उसके लिए फिर ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। अब मान लीजिए प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा मिट गया, इसको बना देते हैं। अब मान लीजिए कि पहले वाला जो स्टोन है वो पहले ग्राउंड में आ जाए तो क्या हो जाएगा, फिर उसके लिए ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि 0 0 वाले पॉइंट पर आ गया ना, नीचे आने का मतलब 0 0 वाले पॉइंट पर आ गया तो उसकी जो पोजीशन है वो 0 आ गई है ना। तो फिर उसकी पोजीशन की जगह पे आप क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। तो इसको जैसे ही 0 रखोगे तो इधर सिर्फ बचेगा x2। तो x2 और t में रिलेशन जो दिखेगा उसी के हिसाब से फिर ग्राफ बनेगा। ठीक है, फिर x2 और t के बीच में जो रिलेशन दिखेगा उसी के हिसाब से ग्राफ बनेगा। और मान लीजिए दूसरा वाला पहले आ गया ग्राउंड में, दूसरा वाला पहले आ जाए ग्राउंड में तो क्या होगा, अगर दूसरा वाला पहले ग्राउंड में आ जाएगा तो x2 0 हो जाएगा, है ना, x2 0 हो जाएगा। तो फिर -x1 और t में रिलेशन दिखेगा, फिर इस माइनस को उधर ले जाएंगे या -1 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा लो तो x1 और t में जो रिलेशन दिखेगा फिर उस हिसाब से ग्राफ बनेगा, है ना। तो प्यारे बच्चों समझ के चलिएगा, हमें पहले ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों रिलेशन हमेशा ही होल्ड कर रहे हैं। अगर दोनों एयर में साथ साथ रह रहे हैं और दोनों साथ साथ ग्राउंड में आ रहे हैं तो हाँ बिल्कुल करेंगे, ठीक है, हमेशा कर रहे हैं। लेकिन अगर एक पहले आ जाए एक बाद में आए तो प्यारे बच्चों एक के लिए पहले ही ये इक्वेशन होल्ड नहीं करने लगी, ठीक। तो आप हमेशा इसको सब्ट्रैक्ट करके यही इक्वेशन लिए रहोगे तो गलत है, क्योंकि एक तो होल्ड करना बंद कर दी और आपने सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों को फिर ये निकाला है, ठीक। इसलिए फिर ये हमेशा वैलिड नहीं है अगर एक पहले आ जाए तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, या फिर दोनों साथ में आ रहे हैं क्या। अगर दोनों साथ में आ रहे हैं तब तो ठीक है, ठीक है। जब तक एक ग्राउंड में नहीं आ जाते उस टाइम तक के लिए जो है ये होल्ड करेगा प्यारे बच्चों, ठीक, उस टाइम तक के लिए होल्ड करेगा और ऐसा ही ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। किस टाइम तक, जब तक दोनों एयर में रहेंगे।
लेकिन अगर दोनों एयर में नहीं है, एक पहले आ रहा है एक बाद में आ रहा है, तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन पहले आ रहा है और किस टाइम पे आ रहा है, तो ये भी देखना पड़ेगा। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि दोनों का यहाँ आने का जो टाइम है वो क्या है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हम फिर से लगाएंगे यही इक्वेशन। तो देखिएगा, अगर हम देखना चाहें तो यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, इन दोनों को ये हमें देखना है। तो देखिए, हमने ऊपर की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन माना है और इनको कितना डिस्प्लेस होना है 240। तो 240 आना है नीचे, हमने ऊपर की ओर पॉजिटिव आना है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ -240। ठीक, या फिर अगर आप डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखना चाहें, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो आप डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आता। तो चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। फाइनल पोजीशन क्या हो गई 0, क्योंकि 0 0 पर है, तो फाइनल पोजीशन 0, इनिशियल पोजीशन 240 थी, तो देखिए यहां से भी -240 आ गया। और अगर इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप -240 लिखते तो वो भी आता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट -240 था। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। तो चलिए प्यारे बच्चों हम निकालते हैं। हम सेकंड वाले के लिए अगर पहले निकाले तो यहाँ पर u की जगह पे रखेंगे 40t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक, अब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 5t स्क्वायर माइनस 40t माइनस 240 इक्वल 0। इसको थोड़ा सा और इजी करना चाहें तो 5 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर ले, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा 8t माइनस 48 ऐसा। अब देखिए यहाँ पे हमें t की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा देखिए 12 और 4, हाँ 12 और 4 आ रहा है, देखिए 12t प्लस 4t। ठीक है, ये माइनस का 12t प्लस 40 माइनस 48 इक्वल 0। क्या यही होगा? बिल्कुल यही होगा। तो यहां से t को कॉमन ले ले तो t माइनस 12 प्लस 4 को कॉमन ले ले तो t माइनस 12 इज इक्वल 0। तो यहां से आप साफ साफ देख सकते हो कि जो t निकल के आया वो आया प्यारे बच्चों 12 सेकेंड। कितना? 12 सेकेंड। ठीक है, और एक और t की वैल्यू निकल के आएगी क्या? -4। अब जो टाइम है वो माइनस के साथ तो नहीं होगा ना, इसलिए t इक्वल -4 ये वैल्यू टाइम की नहीं हो सकती। तो कौन सी वैल्यू होगी? t इक्वल 12 सेकेंड। तो कुल मिलाकर के जो 40 मीटर पर सेकेंड वाला स्टोन है या दूसरा वाला जो स्टोन है वो 12 सेकेंड में ग्राउंड में आ रहा है। अब हमें ये भी देखना है कि फर्स्ट वाला कब आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों उसके लिए दिया इक्वेशन। तो फाइनली ये भी 0 में है, इनिशियली ये भी 240 पर था और यहाँ पर इसकी स्पीड थी 10, तो 10t माइनस 5t स्क्वायर। अब यहाँ पे 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 240 इज इक्वल 0। अब यहाँ पे फिर से हम 5 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर ले अगर, तो हमको ये इक्वेशन ऐसी नजर आएगी। अब यहाँ से t को कॉमन ले ले, अभी क्या कॉमन लोगे? अभी थोड़ा सा और देखो, यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे 48 लाना है तो यहाँ पे मुझको चाहिए 8 and 6। ठीक है, तो t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 6t माइनस 48 इज इक्वल 0। तो यहाँ से प्यारे बच्चों t को कॉमन ले लो, तो देखिएगा क्या बचेगा t माइनस 8 इज इक्वल 0। तो यहाँ से फिर से t इज इक्वल -6 मिल जाएगा और t इज इक्वल 8 मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों t इज इक्वल 8 सेकेंड इसके लिए आंसर हो जाएगा। ठीक, t इज इक्वल 8 सेकेंड। तो देखिए ये जो 10 मीटर पर सेकेंड वाला है, यानी जो पहला वाला स्टोन है ये जल्दी आ जा रहा है, ये 8 सेकेंड में ही ग्राउंड पर आ जा रहा है, जबकि ये आ रहा है 12 सेकेंड में। तो 8 सेकेंड के बाद इसके लिए ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगी, बल्कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो x1 8 सेकेंड के बाद क्या है? x1 8 सेकेंड के बाद क्या है? 0, क्योंकि ये 0 0 पर आ गया। ठीक, और ये रिबाउंड भी नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया गया था। ठीक, तो 8 सेकंड के बाद जो x1 है उसकी वैल्यू 0 हो गई। तो जैसे ही यहाँ पर 0 डालोगे x1 की जगह, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x2 और t में जो रिलेशन दिखेगा वही आगे होल्ड करेगा। तो प्यारे बच्चों x2 और t में रिलेशन अभी ये वाला दिखेगा, कौन सा? ये वाला। फिर ये रिलेशन होल्ड ही नहीं करेगा, क्योंकि जब ये रिलेशन नहीं था तो ये कैसे करेगा? जब ये था तब इन दोनों को सबट्रैक्ट करके ये आया था, अब ये है ही नहीं तो कैसे आएगा? तो इसको हटा दो और इसको भी हटा दो। अब हमारे पास केवल और केवल ये रिलेशन फॉलो करेगा, और ये भी कब तक करेगा? जब तक ये एयर में है। कब? 12 सेकंड तक। उसके बाद ये भी नहीं होल्ड करेगा। ठीक है, लेकिन 12 सेकंड तक ही करेगा। ठीक है, तो 8 सेकंड से 12 सेकंड के बीच के लिए इसके हिसाब से ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिएगा, इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। -240 मीटर को उधर ले जाओ तो ये +240 मीटर हो जाएगा इधर, और यहाँ पे x2 और टाइम में जो रिलेशन दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसी के हिसाब से ग्राफ बनेगा। तो देखिएगा यहाँ पे x2 और टाइम में रिलेशन देखें तो t स्क्वायर के टर्म में ही चीजें, इसलिए यहाँ पे पैराबोला बनेगा। साथ ही साथ इसका जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, इसलिए ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला आपको बनाना है। चलिए इस तरीके से ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला आपका बनेगा प्यारे बच्चों। ठीक, अब देखिए ये कौन सा पॉइंट होगा? ये 12 सेकेंड वाला पॉइंट होगा, क्योंकि 12 सेकेंड में ये भी नीचे है, ये भी ग्राउंड में आ गया।
तो पहले वाला तो पहले ही ग्राउंड में था, दूसरा वाला वहीं आ गया, तो दोनों सेम पॉइंट पर आ गए, तो फिर क्या हो गया, सेम पोजीशन पर होने की वजह से x2 माइनस x1 फिर 0 हो गया। तो ये किस टाइम पर हो रहा है, ये 12 सेकंड पर हो रहा है, तो 12 सेकंड पर देखिए x2 माइनस x1 0 मिलना चाहिए, तो ये 0 वाला पॉइंट ही तो होगा x2 माइनस x1 के लिए। इसलिए प्यारे बच्चों ये जो लाइन है x2 माइनस x1 के लिए 0 वाली पॉइंट है दे रही होगी, इसलिए ये इस लाइन पर आ जाना चाहिए था ग्राफ, और देखिए इस लाइन पर ही आया है, 12 सेकंड पर ही ये इस लाइन पर टच करेगा। ठीक, तो 12 सेकंड पर इसने इसको टच किया, और देखिए ये जो कौन सा पॉइंट है, जहां से ये वाला रिलेशन होल्ड करना बंद कर दिया, ये कौन सा टाइम था, 8 सेकंड। तो प्यारे बच्चों ये जो टाइम था ये 8 सेकंड वाला पॉइंट है, ये 8 सेकंड वाला पॉइंट है। और हम ये भी देख सकते हैं कि ये किस हाइट पर ऐसा हुआ, किस हाइट पर अब मतलब इनके बीच की क्या x2 माइनस x1 क्या वैल्यू रही होगी जिस समय पहले वाला प्यारे बच्चों ग्राउंड में आ गया था, या 8 सेकंड में इन दोनों के बीच की जो पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन रहा होगा वो क्या था, या x2 माइनस x1 उस समय पर क्या था, ये भी देख सकते हैं। तो देखिएगा हम देख सकते हैं कैसे, हम ये देखेंगे कि ये तो 0 0 पर आ गया 8 सेकंड में। ठीक, तो जो x2 रहा होगा वही हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि ये 0 हो गया, तो जो x2 हो जाएगा वही तो हो जाएगा, तो 8 सेकंड में जो x2 की वैल्यू होगी वही x2 माइनस x1 की भी वैल्यू होगी। तो हम यहां पर ये देख सकते हैं कि x2 माइनस x1 क्या होना चाहिए। चलिए तो 8 सेकंड पर x2 की वैल्यू देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों 8 सेकंड पर x2 को कहां होना चाहिए, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लगाएंगे, देखिए आप हमको x2 फाइंड करना है। इनिशियली ये 240 मीटर पर था, 40 इंटू 8 सेकेंड माइनस 5 इंटू 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 12 चौको सॉरी 8 चौक 32 320 माइनस ये कितना 5 31 5 चौको 20 320। ठीक, तो 320 से कैंसिल हो गया, तो x2 इक्वल 240 मीटर। ठीक है, ये माइनस वाला 240 मीटर उधर चल जाएगा, तो कुल मिला के x2 की जो पोजीशन है इस वाले टाइम पर सेकंड वाले की वो 240 मीटर, मतलब वो ऐसे गया और अभी भी यहीं पर आ पाया है जहां से वो फेंका गया था। तो कुल मिलाकर के यही हो जाएगा यहाँ पर x2 माइनस x1 की भी वैल्यू, तो ये हो जाएगी 240 मीटर वाली पॉइंट। तो ये 240 मीटर वाला पॉइंट है, तो ऐसे इसका ग्राफ बनना था। आप चेक कर लीजिएगा कि किस वाले ऑप्शन में ये ग्राफ दिया गया है, और इसके लिए और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और भी ऐसे क्वेश्चंस मिले तो उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों एक और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, और ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये IIT JEE में पूछा जा चुका हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा मत समझिएगा कि ये फिर से नहीं आ सकता, फिर से आ सकता है क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, ए टेनिस बॉल इज रिलीज्ड from a height h and after freely falling on a wooden floor it rebounds and reaches height h by 2. The velocity versus height of the ball during its motion may be represented graphically by, मतलब ये हुआ कि किसी टेनिस बॉल को h हाइट से छोड़ दिया गया है। अब जब छोड़ दिया गया तो ये फ्री फॉल करती हुई आई और प्यारे बच्चों किसी वुडन फ्लोर से टकरा करके ये h by 2 ऊंचाई तक फिर से चली जाती है। तो उन्होंने हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि जब इसको छोड़ा गया है h हाइट से, तो छोड़ने के समय से लेकर के इसके टकरा करके h by 2 ऊंचाई तक जाने के समय के बीच जो वेलोसिटी और हाइट का ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा ये बताइए। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार और समझ लेंगे। देखिएगा किसी वुडन फ्लोर पर एक बॉल को गिराया जा रहा है h हाइट से। ठीक, ये बॉल यहाँ पर आएगी, टकराएगी और पुनः ऊपर जाएगी, लेकिन ये सिर्फ h by 2 ऊंचाई तक ही अब जा पा रही है। ठीक, तो हमसे ये कहा गया है कि जब इसको छोड़ा गया तो छोड़ने से लेकर के जब ये टकरा करके h by 2 ऊंचाई तक पहुंची, तो इस छोड़ने से लेकर के h by 2 ऊंचाई तक पहुंचने के समय के बीच में वेलोसिटी वर्सेस हाइट का ग्राफ कैसा रहेगा ये क्वेश्चन है, ये हमको बताना है। तो समझ लीजिएगा, देखिएगा अगर मुझे यहां से हाइट देखनी है तो प्यारे बच्चों हाइट तो मैं यहीं से देखूंगा, ग्राउंड लेवल से है ना, तो हाइट तो यहीं से देखूंगा। तो यहां से मुझे हाइट देखनी है तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा, या मैं कहूँ ये 0 0 वाला पॉइंट मैं मान सकता हूँ। ठीक, अब जब इसको छोड़ा गया होगा तो इसकी इनिशियल स्पीड तो 0 रही होगी। ठीक है, छोड़ने का मतलब यही हुआ कि इसकी स्पीड इनिशियली 0 थी। साथ ही साथ हम ऊपर की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन लेकर चलेंगे। ठीक है, अब देखिए मुझको बनाना है वेलोसिटी वर्सेज हाइट का ग्राफ। क्या बनाना है? वेलोसिटी वर्सेज
हाइट का ग्राफ। यहां पर इसको h डैश कर लेते हैं। h हमने इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि h किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए बोला गया है। किस इंस्टेंट के लिए? जब इसको छोड़ा गया है। जब इसको छोड़ा गया है तब इसकी हाइट h है। और यहाँ पे जो h होगा वो जनरल हाइट को बताएगा, किसी भी हाइट को बता देगा ये, ना सिर्फ एक हाइट को बल्कि किसी भी हाइट को। ठीक है, ये सभी प्रकार की हाइट को बताएगा आपको, इसलिए यहाँ पर h को ना लेकर के h डैश हम ले रहे हैं। अब देखिए मुझे वेलोसिटी वर्सेस हाइट का ग्राफ बनाना है, तो देखिएगा कैसे बनेगा। प्यारे बच्चों, जब इसको यहाँ पर छोड़ा गया होगा और ये नीचे आ रहा होगा, तो यहां से जब टकराएगा तो यहां से यहां तक टकराने के बीच में, मतलब छोड़ने से टकराने तक के बीच में, अगर मैं कहीं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी और हाइट में क्या रिलेशन होगा तो आप कैसे बताओगे, इसका रिलेशन कैसे निकालोगे? तो मोशन का थर्ड इक्वेशन अगर हम यूज करें तो वेलोसिटी और हाइट में रिलेशन मिलेगा। तो देखिएगा मोशन का थर्ड इक्वेशन हम यूज करेंगे। मोशन का थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है। अब यहाँ पे जो s है, ये s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर इसको पोजीशन में चेंज करें, डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन में चेंज करें तो s2 माइनस s1, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन। ठीक, तो इस तरीके से मोशन का थर्ड इक्वेशन होने वाला है, यही रहता है। अब देखिएगा, किसी भी हाइट h पर वेलोसिटी को ये बताएगा, या किसी भी पोजीशन पर ये वेलोसिटी को बताएगा, या किसी भी वेलोसिटी पर क्या हाइट होनी चाहिए, क्या पोजीशन होनी चाहिए, ये भी यहां से पता चल जाएगा। अब देखिए इनिशियली u तो 0 था, तो ये टर्म तो चला जाएगा। साथ ही साथ एक चीज देखिएगा, यहाँ पे जो g है वो हमेशा नीचे की ओर ही लगेगा, और हमने ऊपर की ओर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तो नीचे लगने के कारण g को माइनस के साथ लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो माइनस g, इस a को g बना दो, माइनस g। अब इस तरीके का ये इक्वेशन हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? ये कुछ इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको मिलेगा, ऐसा ऐसा। आप समझिए, ये इनिशियल पोजीशन थी, तो इनिशियली तो प्यारे बच्चों ये h ऊंचाई पर था, तो यहां से इसकी पोजीशन क्या थी? h, इसलिए s1 की जगह तो आप h लिख लो। और ये किसी यहां से यहां तक में बीच में कहीं पर भी इसकी पोजीशन है, मतलब यहां से यहां तक के बीच में कहीं भी हमने पोजीशन मानी है कि s2 है, तो उस समय जो वेलोसिटी होगी वो v होगी। ठीक, तो इस s2 को हम h डैश ही बना लेते हैं, क्योंकि हमें वेलोसिटी और h डैश में रिलेशन चाहिए। हम ऐसा मान लेते हैं कि किसी भी समय पर जब इससे हाइट h डैश है, उस समय जो वेलोसिटी है वो v है, तो इस हिसाब से वेलोसिटी और h डैश में रिलेशन इस तरीके का निकल के आएगा। ठीक, अब देखिए, अब यहां पर एक चीज देखिएगा, मुझे h डैश निकालना है अगर, तो कैसे निकलेंगे हम? अगर मुझे h डैश निकालना हो, यानी किसी टाइम अगर वेलोसिटी v है तो उस समय हाइट क्या होगी, अगर मुझे ये चाहिए हो तो कैसे निकालेंगे? तो इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 2gh डैश इक्वल 2gh माइनस v स्क्वायर। अब यहां से जो h डैश मिलेगा वो मिलेगा 2g, तो इसके नीचे चला जाएगा तो यहां सिर्फ h बचेगा, और यहां पे इसके नीचे 2g दिखाई देगा। तो इस तरीके से h डैश और v में रिलेशन आपको दिखाई दिया। तो इसके हिसाब से अगर हम ग्राफ बनाने चाहें तो कैसा बनेगा? तो देखिएगा, एक चीज देखिए, यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है ये v स्क्वायर के टर्म में है, इसलिए पैराबोला बनेगा, साफ साफ पता चल रहा है। साथ ही साथ इसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, वो माइनस में है, इसलिए प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पैराबोला होगा वो किस तरीके का होगा, ओपनिंग अप, ओपनिंग डाउन, या ओपनिंग राइट वर्ड, या ओपनिंग लेफ्ट वर्ड, कैसा होगा? तो एक चीज देखिएगा, यहां पर समझिएगा, अगर प्यारे बच्चों ये h डैश इधर होता और v इधर होता तो बिल्कुल आसान था क्वेश्चन को बनाना, ग्राफ को कैसे देखिएगा, क्योंकि ऐसे ग्राफ हम कई बार बना चुके हैं। यहां पे साफ साफ पता चल रहा है कि v स्क्वायर है तो पैराबोला बनता, और इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए क्या कैसा बनता? ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बनता, ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक, अगर इधर v होता, इधर h डैश होता, तो मतलब कंडीशन कुछ ऐसी है जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा v इक्वल ax स्क्वायर, ऐसा आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। तो इसके लिए अगर देखें तो ये जो ग्राफ बनता है ये कैसा बनता है? अगर a पॉजिटिव है, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ये ओपनिंग अप पैराबोला होता है, अगर ये नेगेटिव हो गया तो यही ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला हो जाता है। अगर इसी चीज को उल्टा कर दें, मतलब ये जो स्क्वायर है ये y में हो, y में स्क्वायर हो, ना कि इधर हो, ठीक है, इधर ना हो, y में हो, तो क्या होगा प्यारे बच्चों? तो क्या होता था, अब जो पैराबोला बनता था या तो वो राइट वर्ड डायरेक्शन में खुलता था या तो लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में खुलता था। ऐसा ही आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। ठीक, तो यहाँ जो कंडीशन है वो कुछ इसी तरीके की है,
यहाँ केस उल्टा है, यहाँ y इक्वल ए एक्स स्क्वायर का टाइप केस नहीं है, यहाँ ए वाई स्क्वायर इक्वल एक्स टाइप का केस है, ठीक है, यहाँ पे कुछ उल्टा है। तो इस बार जो ग्राफ है वो या तो राइट वर्ड में खुलेगा या तो लेफ्ट वर्ड में, ना कि अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। लेकिन अब राइट वर्ड खुले कि लेफ्ट वर्ड, तो कैसे पता चलेगा? तो इसमें प्यारे बच्चों अगर ए पॉजिटिव हुआ करता था तो ये राइट वर्ड में खुलता था, अगर ए नेगेटिव होता था तो ये लेफ्ट वर्ड में खुलता है, ठीक है। अब यहाँ पे v स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, इसलिए ये लेफ्ट वर्ड में खुलेगा, मतलब लेफ्ट वर्ड खुलता हुआ पैराबोला बनना चाहिए। तो देखिएगा कैसे बनेगा। अब एक चीज और देख लीजिएगा, जब इसकी स्पीड 0 है तब यहाँ पे जो हाइट है वो h है। अच्छा ये बताइए स्पीड 0 कहां पर होगी? तो देखिए इस एक्सिस पर स्पीड को बताया गया है, तो यहाँ पे 0 कहां मिलेगा? इस पॉइंट में, है ना। यानी कि इस लाइन से ग्राफ बनना शुरू होगा, क्योंकि इसी लाइन पर स्पीड 0 मिलेगी, ठीक। ग्राफ कहां से बनना शुरू होगा? इस लाइन से। लेकिन कहां से, ये भी देखिएगा। तो u बराबर 0 वाली लाइन से तो बनना शुरू होगा, u बराबर 0 वाली लाइन से तो बनना शुरू होगा, लेकिन कहां से? तो इसके लिए ये देखिए कि इसकी हाइट इनिशियली यहां से कितनी थी? h। तो वहां से ग्राफ वहां से बने जहां इसकी हाइट h हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ग्राफ बनना कहां से शुरू होगा? इधर से बनना शुरू होगा। मान लीजिए ये डिस्टेंस h है, मान लीजिए ये डिस्टेंस h है, तो इनिशियली इसकी हाइट h थी, क्या थी? h थी, और जिस समय उसकी स्पीड क्या थी? 0 थी। तो यहां से ग्राफ बनना शुरू होगा। और कैसा ग्राफ बनेगा ये ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों ये जो ग्राफ बनेगा इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पर ग्राफ बनाना है, ठीक है। बस ये देखिएगा कि ये h वाला पॉइंट है, ठीक है। अब देखिएगा यहां से ग्राफ बनेगा और कैसा? लेफ्ट वर्ड में खुलता हुआ, है ना। तो चलिए बनाएंगे। और एक चीज देखिएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि ये नीचे आ रहा है, क्योंकि यहां से यहां तक ये नीचे आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, इसका मतलब माइनस में वेलोसिटी मिलने वाली है। क्योंकि ऊपर की ओर को डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, तो नीचे वाली सभी वेक्टर क्वांटिटीज को माइनस के साथ लिया जाएगा। तो यहां से यहां तक जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। तो ग्राफ ऐसा तो खुलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऊपर बना लो। वेलोसिटी यहां से यहां तक प्यारे बच्चों हाइट के साथ नेगेटिव मिल रही है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में बनना शुरू होगा। तो कुल मिलाकर के ये ऐसे बनेगा, ऐसे प्यारे बच्चों ये पैराबोला बनेगा, ठीक। इस पॉइंट पर जब ये यहां पर आ जाएगा, जब इसकी हाइट 0 हो जाएगी, जब ये 0 वाले पॉइंट पर आ जाएगा, देखिए इसकी हाइट अब कहां है? 0। ये लाइन h बराबर 0 की है, ये लाइन h बराबर 0 की है। तो मतलब अब हाइट 0 पर हम पहुंच चुके हैं और इस समय इसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम है। तो ये अपनी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच चुका है प्यारे बच्चों, लेकिन इसकी डायरेक्शन अभी नेगेटिव ही थी। अब जस्ट इसके टकराने के बाद ये ऊपर चलना शुरू करेगा, और जैसे ही ऊपर चलना शुरू किया, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कैसे होगी? पॉजिटिव। तो अब जो ग्राफ बनेगा इस समय के बाद, टकराने के बाद, वो पॉजिटिव साइड से शुरू होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव मिलने लगी है। तो कुल मिलाकर के अब जो ग्राफ बनेगा वो इस लाइन के ऊपर से बनना शुरू होगा। लेकिन कहां से बनेगा ये भी हम निकाल सकते हैं, फिलहाल ये निकालने की जरूरत नहीं है। बस ये समझिएगा कि ये कुछ ना कुछ स्पीड प्राप्त करेगा, हालांकि जिस स्पीड से टकराया था उसी स्पीड को ये प्राप्त नहीं करेगा। अगर यहां पर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता तो जिस स्पीड से टकराया था उसी स्पीड को ये प्राप्त भी करता, और ये उसी हाइट तक जाता भी जिस हाइट से छोड़ा गया था। लेकिन जैसा कि उन्होंने बोला कि ये सिर्फ आधी हाइट तक जाता है, इसका मतलब ये उतनी ही स्पीड को प्राप्त नहीं कर पा रहा जितनी स्पीड से टकराया था, ये कुछ कम स्पीड प्राप्त कर पा रहा है। तो जिस मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी वो स्पीड यहां पर है, उसी मैग्नीट्यूड की स्पीड यहां पे प्राप्त नहीं करेगा, कुछ कम करेगा। तो प्राप्त तो करेगा लेकिन कुछ कम करेगा। तो हम मान लेते हैं कि कुछ यहां पर जिस भी मैग्नीट्यूड की स्पीड प्राप्त कर पा रहा है वो स्पीड यहां पे उसको मिल रही है, ठीक है, और पॉजिटिव मिल रही है क्योंकि अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां से ग्राफ अब बनना शुरू होगा, ठीक है, यहां से ग्राफ बनना शुरू होगा। अब किस तरीके का ग्राफ बनेगा वो देखिएगा। तो यहां से यहां तक अगर मैं कहीं आप पूछूं, यहां से यहां तक के बीच के लिए आपसे पूछूं कि वेलोसिटी और हाइट में क्या रिलेशन आप बना सकते हैं, तो क्या बनाओगे? तो इसके लिए भी मोशन का थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। तो यही इक्वेशन यूज करेंगे, देखिएगा कौन सा? v स्क्वायर इज इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as2 माइनस s1, यही यूज करेंगे। अब किसी भी हाइट h के लिए प्यारे बच्चों मुझे v चाहिए, या किसी भी v पर हाइट h चाहिए, है ना, यही तो करना है। तो देखिएगा v स्क्वायर, यहां पे ये 0 नहीं था इनिशियली, इस बार u कुछ है इसलिए इस बार इसको 0 मत करिएगा।
जी हमेशा नीचे लगता है, इसलिए ये माइनस के साथ ही लिखा जाएगा, क्योंकि माइनस नीचे की ओर डायरेक्शन माइनस के साथ दिखाई जाएगी, क्योंकि हमने ऊपर की ओर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। अब देखिएगा S2 क्या है, फाइनल पोजीशन। तो किसी भी हाइट h के लिए मैं ये पूछ रहा हूं, तो हाइट h मत बोलिए, हाइट h डैश बोलिए, क्योंकि h तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट तब के लिए था जब इसको छोड़ा गया था, तो h डैश बोलिए। किसी h डैश हाइट के लिए मैं भी जानना चाहता हूं। S1 क्या था, S1 तो इनिशियल पोजीशन थी, तो हमने यहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, तो इनिशियल ये कहां पर था, 0 0 पर, इसलिए ये टर्म तो 0 हो गई। अब देखिए यहां से अगर मैं h डैश निकालना चाहूं तो क्या निकल के आएगा, तो प्यारे बच्चों ये निकल के आएगा, देखिएगा क्या निकल के आएगा, ये इधर आ गया, ये उधर चला गया, 2g से यहाँ पे हम ऐसे डिवाइड करेंगे, तो इस तरीके का इस बार रिलेशन नजर आया। और फिर से आप देख सकते हो कि आपको फिर से ये ओपनिंग लेफ्टवर्ड पैराबोला ही मिल रहा है। बी स्क्वायर बता रहा है कि यहाँ पे पैराबोला बनेगा, इसका माइनस का कोफिशिएंट है, इसलिए लेफ्टवर्ड में खुलेगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा लेफ्ट वर्ड में खुलेगा और ओपनिंग लेफ्ट वर्ड वाला यहाँ पे पैराबोला बनेगा। तो स्टार्ट कहां से होगा, यहां से, और पैराबोला बनाना है। देखिए पैराबोला, और इसको h/2 हाइट तक जाना है, h/2 हाइट तक जाना है। तो इस बार अगर ये हाइट h थी तो इसके जस्ट आधे तक यानी h/2 वाले पॉइंट तक ही जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इनिशियली ऐसा और फिर इसके बाद ऐसा, मतलब यहां से यहां तक के लिए ये, और फिर यहां से यहां तक के लिए ऐसा। तो इस प्रकार का ये ग्राफ रहेगा प्यारे बच्चों। तो देख लीजिएगा कि किस ऑप्शन में ये ग्राफ दिया गया है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए चलते हैं।